प्रिंस वांगशेन ने ईफेन के बारे में गायांग से कुछ बता दिया होता है। वांगशेंग बोल रहा होता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। हाँ, पर मैं ये जानता हूँ कि इस बंदे के पास में ना बहुत सारा पैसा है। एंट्रेंस एग्जाम में सारे बच्चों ने टेस्ट को पास किया था, वहीं इस कमीने के पास में ना असेंशन ऑर्डर था। गायांग बोल रहा होता है अच्छा, अगर इस बंदे के पास में इतना पैसा है कि असेंशन ऑर्डर को भी अफोर्ड कर सकता है तो पक्का इसके पास में ना बहुत सारा कमाल कमाल का सामान होगा। चलते हुए ईफेन सोच रहा होता है कि सेक्ट के अंदर अपने पैसे फ्लेक्स करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे यहाँ पे अपने ट्रेजर्स को बाहर निकालने के लिए ना एक रीजन चाहिए। अगर मैं ऐसे ही लगातार बहुत सारे हर्ब्स को बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे सभी लोगों को ना मेरे ऊपर शक हो जाएगा और उसके बाद में बिना किसी वजह के ये लोग ना मेरे को टारगेट करेंगे। इसी वजह से मैंने ये सोच लिया कि मैं सेट के अंदर किसी भी ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन सा बंदा मेरे पैसों के पीछे है। और अपनी रियलिटी के बारे में भी ना मैं किसी को नहीं बताने वाला। जब तक जो मेरे सीक्रेट वो मेरे पास में रहेंगे मैं यहाँ पर सेफ हूँ। तो अभी ईफेन के सामने गायांग आते हुए बोल रहा होता है, लड़के एक सेकंड रुको। ईफेन बोल रहा होता है क्या हुआ, तुम मुझसे क्या चाहिए। गायांग बोल रहा होता है जूनियर ब्रदर, लगता है कि तुम सेट में नए आए हो, चलो फटाफट से मुझे कुछ दो। ईफेन बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि हमारे सेट के अंदर भी भिखारी होंगे जो कि इतना प्राउडली भीख मांगते होंगे। गायांग बोल रहा होता है देखो मुझसे मजाक मत करो, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे स्पेशल शोन मांग रहा हूँ, फटाफट से मुझको वो दे दो। साइड में खड़े बंदे बोल रहे होते हैं ये तो वही लड़का है ना जिसने अभी जस्ट ज्वाइन किया है। मुझे ना इसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। सैलरी के पहले दिन ही इसकी मुलाकात गायांग से हो गई। ये जो कमीना गायांग है ना ये एक बहुत ही बड़ा बुली है। इस कमीने के पास में बहुत सारे फॉलोवर्स हैं और उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा कमाल की है। उसी का यूज करते हुए नए बच्चों को बुली करता है और उन सभी लोगों से ना हफ्ता वसूली करता है। जितने भी नए बच्चे आते हैं सभी को इसको पैसे देने पड़ते हैं और कितने तो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पैसा भी देते हैं और मार भी खाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज से पहले किसी ने फाइट करने का ट्राई नहीं किया, बहुत सारे हिम्मत वाले बच्चे थे जिन्होंने फाइट करने का ट्राई किया, लेकिन इस कमीने गायांग के सामने कोई नहीं टिक पाया। पहली चीज तो ये है कि इसके पास में खुद काफी ज्यादा पावर है और उसके बाद में इसके पास में ना बहुत बड़ी टीम है। सच में नया लड़का ना काफी ज्यादा अनलकी है। अगर इसको स्पेस स्टोन दे देता है ना तो यही अच्छा रहेगा। अगर तो यहाँ पे इसे टफ बनने का ट्राई किया तो इसे बहुत ही मार पड़ेगी और सेक्ट में जिसका फ्यूचर है ना वो भी खराब हो जाएगा। ईफेन बोल रहा होता है देखो तुम यहाँ पे भीख मांग रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीख मांगने का तरीका ना काफी ज्यादा गलत है। ऐसे चौड़े होके ना किसी भीख नहीं मांगते, फटाफट से अपने घुटनों पे आओ और मुझे बॉस बुलाओ। अगर तुम अपने हाथों को सही से फैलाओगे ना तो शायद मैं ऐसा कुछ डाल दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसे भीख मांगते रहोगे ना तो मेरी तरफ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वहाँ पे ईफेन की बातों को सुनते हुए सभी लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि इस लड़के के अंदर ना काफी ज्यादा हिम्मत है, शायद से ये पहला बंदा होगा जिसने गायांग के साथ में इतनी रूडली बात करी है। अब जो गायांग है ना वो इसे नहीं छोड़ेगा। अटैक करते हुए गायांग बोल रहा होता है कमीने लड़के तुम आखिर डिजर्व करता है, लेकिन तभी जो ईफेन होता है वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। गायांग बोल रहा होता है अच्छा तो काफी ज्यादा फास्ट है। साइड में खड़े बंदे बोल रहे होते हैं क्या इसने यहाँ पे गायांग अटैक को डॉज कर लिया, सच में जो ये नया वाला बंदा है ना ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। वांगशेंग सोच रहा होता है कि जो गायांग है ना ये मैरो किसी रिलम के पीक पर है और इतना पावरफुल होने के बावजूद भी ये ईफेन को हिट नहीं कर पा रहा। लगता है कि ये ईफेन ना सिर्फ अमीर ही नहीं स्ट्रॉन्ग भी है और मैं ना यहाँ पे इसको काफी ज्यादा हल्के में ले रहा था। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए गायांग बोल रहा होता है लड़के अभी तुमने फुदक फुदक के ना काफी सारी बातें कही है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो उन बातों को रिपीट करके दिखा, फिर देख यहाँ पे मैं क्या करता हूँ। ईफेन बोल रहा होता है कि लगता है कि तेरे को मेरे ऑफर के अंदर ना काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, चल सिर्फ तेरे लिए मैं इस ऑफर को अच्छा कर देता हूँ। अगर तू मेरे सामने एक बार झुके बोला कि मालिक मेरे को पैसे दो तो मैं तुझे यहाँ पे ना एक स्पेशल स्टोन दूंगा। अगर तू यही सेम काम 10 बार करेगा तो मैं तेरे को 10 स्टोन दूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तू कितनी बार झुकता है, तू जितनी बार झुकेगा ना मैं तेरे को उतने पैसे दूंगा। मेरा पर्सन यही मानना है ना कि तेरे से भिखारियों को भी मेहनत करनी चाहिए, फ्री में तो मैं किसी को भी पैसे नहीं देता। गायांग बोल रहा होता है कमीने तूने यहाँ पे सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है, आज तेरी बेवकूफी के लिए ना तुझे यहाँ पे पे करना ही होगा। तभी यहाँ पे लूफी आते हुए बोल रहा होता है कि जहाँ खड़े हो ना वहीं रुक जाओ, वरना अभी इन सब चीजों के बारे में मैं एल्डर्स को बता दूंगा। तभी ईफेन बोलता है लूफी तुम यहाँ पे। लूफी बोल रहा होता है ईफेन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर तुम 5 एलिमेंट हुलैंड में कैसे आ गए, तुमने तो कहा था कि तुमको सिटी जाना है, क्या तुम मुझसे झूठ कह रहे थे क्या। ईफेन बोल रहा होता है बता लूफी अपनी बातों के आगे आपने किसी की बात सुनी है क्या, आपने मुझसे कहीं पूछा ही नहीं कि आखिर मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। 5 एलिमेंट सिटी तक ना मैं आपको फ्री में लिफ्ट दी थी, उसके आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ इसके बारे में बात नहीं हुई थी। लूफी बोल रहा होता है हाँ मुझे याद आया, तुम सही कह रहे हो। तभी आगे बढ़ते हुए गायांग बोल रहा होता है कमीने कहीं के, लगता है कि तू मुझे काफी ज्यादा हल्के में आंक रहा है, जो कि बीच फाइट में ना मुझे इग्नोर कर रहा है।
तभी लूवी को पीछे करते हुए ईफन बोल रहा होता है कि बाद में बात करते हैं, अभी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि दिक्कतों को खड़ी कर रहे हैं, उनको संभालना ना अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर ईफन गावियांग को एक हाथ पकड़ के उठा देता है और वहीं जो गावियांग होता है वो उसको फ्री भी नहीं करा पा रहा होता। शौक होते हुए वांगशेंग बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ब्रदर गावियांग सबसे ज्यादा पावरफुल थे ना, वो हार कैसे गए। ईफन बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर आप मार्शल आर्ट तो सीख रहे हो, लेकिन आपको मार्शल एथिक्स के बारे में ना कुछ नहीं पता। क्या आपको नहीं पता किसी के ऊपर पीछे से अटैक करना एक बहुत ही बुरी बात होती है, इस चीज के लिए ना ये जूनियर ब्रदर आपको पनिश करेगा। साइड में खड़े सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आज ये पहली बार हो रहा है एक नए बंदे के हाथों ना गावियांग मार खा रहा है। सच में चीज दिखने में ना काफी सेटिस्फाइंग है। आज तक इस कमीने ने सिर्फ हम ही लोग को बुली किया था, लेकिन जब आज ये मार खा रहा है ना तो आपको काफी ठंडक मिल रही है। वही गावियांग के बंदे बोल रहे होते हैं कि सीनियर ब्रदर को छोड़ दो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लू वेई भी बोल रहा होता है ब्रदर ईफन उसको छोड़ दो वरना वो मर जाएगा। हम देखते हैं ईफन के पकड़ने की वजह से गावियांग के मुंह से झाग निकल गई होती है और टूटती हुई आवाज में गावियांग बोल रहा होता है ब्रदर मुझे छोड़ दो। ईफन बोल रहा होता है ब्रदर गावियांग सच में आपने ना यहाँ पे मुझे आके काफी डिसअपॉइंट किया है, मैं ना आपसे बिल्कुल ही मजाक नहीं कर रहा था। अगर एक अच्छे भिखारी की तरह आप मुझसे भीख मांगते तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ना कि मैं आपको बहुत सारा स्टोन देता, लेकिन मेरे अच्छे इंटेंशंस को आप समझ नहीं पाए। देखो अभी भी आपके पास में यहाँ से जाने का ना एक काफी अच्छा मौका है, फटाफट से अपने घुटनों पे आओ और माफी मांगो। अगर तुम ये काम कर देते हो ना तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और इस मैटर के बारे में भी हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगा, और अगर नहीं तो आपको झुकाने के मेरे पास और भी काफी तरीके हैं, लेकिन यहाँ तक ना वो तरीके ना इतने अच्छे नहीं है, उन तरीकों में आपको बहुत ही पेन फील होगा। गावियांग सोच रहा होता है कि ये बंदा करना क्या चाहता है, इतना खतरनाक बंदा ना मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ईफन बोल रहा होता है सबसे पहले यहाँ पे सभी लोगों से तुमने जो पैसे लूटे वो बाहर निकालो, चोरी का खा खा के ना तुम सांड हो चुके हो। गावियांग सोच रहा होता है कि ये कमीना ईफन बहुत ही बुरा है, ये यहाँ पे मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन ये कमीना ना मुझे मैं मुंह नहीं खोलने दे रहा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे किसी भी चीज का आंसर नहीं कर पा रहा। ईफन बोल रहा होता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम सीनियर ब्रदर हो, सभी के सामने यहाँ पे माफी मांगने में तुम्हें काफी शर्म आ रही होगी ना, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें माफी नहीं मांगती तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास में जितने भी स्पिरिचुअल स्टोन है वो मैं रख लेता हूँ। सीनियर ब्रदर मेरा जो यहाँ पे एक काम था ना वो हो चुका है और अब मुझे यहाँ पे आपकी कोई जरूरत नहीं है, इतने जनरस होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलते हो गावियांग को साइड में फेंक देता है। गावियांग के बंदे बोल रहे होते हैं ब्रदर गावियांग आप ठीक तो हो ना, तभी दूसरा बंदा बोलता है कि लगता है जब ब्रदर गावियांग है ना वो बेहोश हो चुके हैं। तभी साइड में खड़े बंदों को पैसे देते हुए ईफन बोल रहा होता है कि आज इस कमीने ने ना काफी लूट मचाई है, जिन भी लोगों से इसने पैसे लूटे हैं ना उन्हें वापस कर देना। साइड में खड़े बंदे बोल रहे होते हैं ये बहुत सारे पैसे हैं और यहाँ पे सारे के सारे पैसे को तुम हम लोग को दे दो ताकि हम वापस कर सके, क्या तुम यहाँ पे इन पैसों में से कुछ भी नहीं रखोगे क्या। ईफन बोल रहा होता है कि इन पैसों की ना मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास में ऑलरेडी बहुत है। वैसे यहाँ पे कुछ और भी लोग थे ना जो कि पैसे लूट रहे थे, लगता है कि अब दबे पांव वो लोग भागने का ट्राई कर रहे हैं। तभी वो बंदे झुकते हुए बोल रहे होते हैं ब्रदर ईफन ये वो सारे पैसे जो कि हमें लूटे थे, प्लीज आपने ये सारे के सारे पैसे ले लीजिए लेकिन हमें मत मारिएगा। ईफन बोल रहा होता है कि इन सारे पैसों को जमीन के ऊपर रख दो और फिर यहाँ से रोल करते हुए ना तुम्हें निकल जाओ। रोल करते हुए बंदे बोल रहे होते हैं ब्रदर ईफन हम सही से जा रहे हैं ना, आज के तुम किसी को भी ना कहीं बुली नहीं करेंगे और हमेशा ही ना आपकी बात मानेंगे। वांगशेंग सोच रहा होता है ईफन तुम बस वेट करो, वक्त आने पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि प्रिंस वांगशेंग को प्रोवोक करने पे ना क्या होता है। पीछे मुड़ते हुए ईफन सोच रहा होता है मुझे लगा था कि कोई यहाँ पे खड़ा है पर अब मुझे यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, हो सकता है कि ये चीज ना मेरा वहम हो। तभी ईफन के पास में लूवी आते हुए बोल रहा होता है ब्रदर ईफन मुझे कभी नहीं लगा था कि आप मार्शल आर्ट के अंदर ना इतने अच्छे हो सकते हो, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ ना, फ्लाइंग बोट में मैं बोल रहा था कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, असल बात तो ये है कि आपको भी प्रोटेक्शन की ना कोई जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे एक बात तो है आपने गावियांग को ना काफी इंजर्ड कर दिया है, अब इस मैटर को ना वैसे नहीं छोड़ेगा, मैं गारंटी कर सकता हूँ अपना रिवेंज लेने के लिए वो वापस जरूर आएगा। आपने सोचा है क्या कि तब आप क्या करोगे। ईफन बोल रहा होता है ये जो गावियांग है ना ये एक बहुत ही एरोगेंट इंसान है, लाइफ टाइम यहाँ पे इसने सभी बच्चों के ऊपर ना रूल किया है, लेकिन अब जबकि ये सभी के सामने हार चुका है ना तो ये अपना गधा चेहरा ना मुझे कभी नहीं दिखाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इस गावियांग की ना कितनी बेइज्जती होने वाली है। अब हर जगह यही बात चलेगी कि एक नए बंदे ने गावियांग को पीट दिया और जितना ये चीज फेमस होगा ना उतनी इसकी बेइज्जती होगी। चलो ये तो पहली बार था, इसी वजह से इस कमीने को ना मैं माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर यही सेम चीज करने की इसने फिर ट्राई करी तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इसका अंजाम ना फिर तो बहुत ही बुरा होगा। लू वेई बोल रहा होता है कि दूसरी बार है जब मैं आपसे काफी इम्प्रेस हो चुका हूँ। वैसे आपको पता है मेरे 3 क्लासमेट और मैंने ना एक मिशन को एक्सेप्ट किया है
और अभी हमारे पास में ना एक बंदे की कमी हो रही है। क्या आप मिशन करने के लिए हमारे साथ चला चाहोगे क्या? ईफन बोल रहा होता है मिशन, लेकिन कैसा मिशन? लू वेई बोल रहा होता है कि जो हमारा मिशन है ना वो कुछ खास खतरनाक नहीं है। हमारे साउदर्न बॉर्डर के ऊपर ना एक जनरल है जिसका नाम है यान सी जोंग, और सभी को उसके ऊपर शक है कि ये बंदा ना बहुत ही बुरा है और वो डीमन रेस के साथ में मिलके ना हम लोग को धोखा दे रहा है। माना तो ये भी जा रहा है कि इस बंदे ने बॉर्डर पे ना बहुत सारे मासूम लोगों को कैद कर रखा है और उनका यूज करते हुए ये ना ब्लड आर्ट को परफॉर्म कर रहा है। हमारा टास्क ये है कि हमें बॉर्डर्स पे जाके इस बंदे के खिलाफ ना एविडेंस को कलेक्ट करना है और उसके बाद में इस कमीने को पकड़ के यहाँ पे लेके आना है। अगर हमने ये काम किया तो हमको रिवॉर्ड के तौर पे 300 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे, और क्योंकि इस टास्क के अंदर हम 5 लोग जा रहे हैं इसीलिए सभी लोगों को ना 60-60 पॉइंट मिलेंगे। ई फैन बोल रहा होता है एक बात तो बोलना पड़ेगा, हमारे सेट के लो लेवल के मिशन है ना वो भी इतने नॉर्मल नहीं है। सच में कंट्रीब्यूशन पॉइंट कमाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लू वेई बोल रहा होता है कि इसी कमरे के अंदर ना हमारे बाकी टीममेट है। मैं उन सभी लोगों से ना तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तुम्हें पता है मेरी ही तरह ना वो लोग भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। इन लोगों से मिलो, ये है लू आओ, शेन जिंग्यू और झैंग टी। ये तीनों ही मेरे दोस्त हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना मेरी लोगों से काफी अच्छी बातचीत है और तुम यही बोल सकते हो ना कि हम सभी लोग बहुत ही दोस्त बन चुके हैं। लू वेई बोल रहा होता है कि तुम लोग इससे मिलो, ये है मेरा दोस्त बाई फैन, ये मेरा दोस्त यान स्टेट से है और हम दोनों पहली बार ना फ्लाइंग बोट में मिले थे। ई फैन बोल रहा होता है कि आप लोगों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। लू आओ बोल रहा होता है लू वेई तुम कब से कह रहे थे कि तुम एक बहुत ही कमाल के बंदे को जानते हो जो कि अगर हमारी टीम को ज्वाइन कर लेता है तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, पर मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे इस बंदे के बारे में बात कर रहे थे। ये जो बाई ईफन है ना इसने अपने काबिल के दम पर हमारे सेट को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि इसके पास में ऑर्डर ऑफ असेंशन था जिसकी वजह से अच्छी क्वालिफिकेशन ना होने के बावजूद भी इसे अंदर ले लिया गया। अगर ये हमारे साथ चलता है ना तो इससे हम लोग कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, उल्टा कहीं इस बंदे के चक्कर में हमें कई दिक्कतें ना आ जाए। इस बंदे को साथ में लेके जाने के लिए ना मैं बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। लू वेई बोल रहा होता है सीने बदल लू, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये बात सच है कि जो हमारे बदे ई फैन है ये इतने हाई लेवल पे नहीं है, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ को ना मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये ना एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है और अगर ये हमारी टीम को ज्वाइन करते हैं तो हमारी स्पीड कम नहीं बल्कि काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बैठते हुए ई फैन बोल रहा होता है सीनियर बदलू, आपने मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में ना बहुत कुछ कहा है, इसका मतलब पक्का से आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ही कमाल की होगी और पक्का से अपनी लाइफ के अंदर आपकी बहुत सारे लोगों से बातचीत भी होगी। लू आओ बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे कहना क्या चाहते हो? ई फैन बोल रहा होता है नहीं ज्यादा कुछ नहीं, जो बातें आपने यहाँ पे कह दी अगर वही बातें ना आपने यहाँ से बाहर कही होती और हमारी मुलाकात लू वेई ने नहीं कराई होती ना तो अभी तो जो आपका ये मुंह है ना ये सूज गया होता। और मेरी बातों का मजाक में मत लेना क्योंकि मुझे मजाक करना बिल्कुल पसंद नहीं है। गुस्सा करते हुए लू आओ बोल रहा होता है तेरे पास में तो क्वालिफिकेशन नहीं है और यहाँ पे सभी के सामने बैठ के तुम्हें को धमकी दे रहा है। जैंग टी बोल रहा होता है ब्रदर्स शांत हो जाओ, वैसे भी ये मिशन करने के लिए ना हमारे पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, अगर हम काम कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। जिंगी भी बोल रही होती हाँ ब्रदर शांत हो जाइए, यहाँ पे गुस्सा करने का ना कोई फायदा नहीं है। हमारे लेवल के हिसाब से हमने एक बहुत ही खतरनाक मिशन चुन लिया है और जितने लोग हमारे पास में रहेंगे उतना ही अच्छा है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ब्रदर ई फैन ना ब्रदर लू वेई के दोस्त है, इनके साथ में रहने से हमें कम से कम ट्रस्ट इशू नहीं होगा। अगर मान लो हम किसी को ऐसे साथ में ले लेते हैं तो पता नहीं वो बंदा ना कैसे बिहेव करेगा कैसे नहीं। लू आओ बोल रहा होता है ठीक है, अगर तुम सभी लोग को मुझे ब्लेम करना है तो कोई बात नहीं, मन भर के ब्लेम कर लो। सच में जो यहाँ पे गलती है ना वो मेरी ही है, जो मैंने यहाँ पे इस घटिया ब्लड लाइन वाले लड़के के ऊपर इतना बिलीव कर लिया। मैं आखिर से कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि किसी अच्छे से ढूंढ के लेके आएगा, जितना घटिया ये है ये वैसे बंदे को लेके आएगा ना। चलो ठीक है, मिशन करने के लिए काफी ज्यादा लेट हो रहा है, हम लोग को चलना चाहिए। वही हम देखते हैं लू आओ की बातों को सुनते हुए लू वेई काफी गुस्सा हो गया होता है। ई फैन बोल रहा होता है क्या घटिया ब्लड, आखिर जो सीने में लू आओ थे वो किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? जिंग्यू बोल रही होती है कि तुम लू वेई के दोस्त हो ना, क्या तुम्हें उसके बारे में ये चीज नहीं पता क्या? हमारे जो बता लू वेई है ना उनके पास में ग्लूटन ब्लड लाइन है। ये जो ब्लड लाइन है ना ये एक एंशिएंट बीस्ट टाउटी की ब्लड लाइन है। इस ब्लड लाइन की वजह से कल्टीवेटर को कुछ स्पेशल पावर्स मिलती है। जिन भी लोगों के पास में ब्लड लाइन होती है ना वो नॉर्मल लोगों के मुकाबले बहुत सारा खाना खाते हैं और जितना ही वो खाना खाते हैं ना उनकी कल्टीवेशन उतनी ही बढ़ती जाती है। इन लोगों के लिए कल्टीवेशन करना सच में काफी आसान है क्योंकि इन लोगों को ना बस खाना ही खाना है। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि कल्टीवेशन करने के लिए इन लोगों को जो खाना चाहिए होता है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता। इन लोगों को बहुत ही हाई लेवल के हर्ब्स और बीज चाहिए होते हैं जो कि नॉर्मली कोई अफोर्ड नहीं कर सकता।
इसी वजह से जितने भी लोगों के पास में ब्लड लाइन होती है उन्हें कचरा माना जाता है, क्योंकि इस तरीके से कल्टीवेट करने के लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए वो मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और जितनी आपकी कल्टीवेशन इंक्रीज होगी आपके लिए कल्टीवेट करना ना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। झैंगटी बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा ना तो तुम काफी शॉक हो जाओगे। जितने रिसोर्सेज के अंदर लू वेई ब्रेक थ्रू करेगा उतने रिसोर्सेज के अंदर ना कम से कम 100 बच्चे उसकी बराबरी में ब्रेक थ्रू कर लेंगे। और हमारे जो सेक्ट के एल्डर्स है वो बिल्कुल ही बेवकूफ नहीं है, आखिर वो एक सिंगल बच्चे के ऊपर इतना खर्चा क्यों करेंगे, जो कि इतने खर्चे के बाद में भी ना कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिक्कत की बात तो यह है कि कोई बंदा ना ऐसे ब्लड लाइन के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहता और इसी वजह से लाइफ में ना कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो अभी जिंगी होती है वो झैंगटी को बोलते है अपना मुंह बंद कर लो, तुम ना यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। लू वेई बोल रहा होता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरी वजह से ना आप सभी लोग ना अपना मूड खराब मत करो। जो बातें यहाँ पे बदल लुआओ ने कही वही सारी बातें मैं बचपन में सुनते हुए आ रहा हूँ, और अगर मैं सच कहूँ ना तो मुझे इस चीज की आदत हो चुकी है। मुझे पता है कि बाकी लोगों के मुकाबले मेरे लिए कल्टीवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता रहूंगा, एक ना एक दिन मैं पावरफुल बनी जाऊंगा। झैंगटी बोल रहा होता है ब्रदर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप ऑलरेडी हमारे होईलैंड के एक आउट डिसिपल बन चुके हो, क्या ये अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है क्या? आपकी ब्लड लाइन के साथ में इतना अचीवमेंट भी करना ना बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, नॉर्मली लोग तो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। ईफेन सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पे बात कल्टीवेशन रिसोर्सेज की हो रही है तो फिर मुझे यहाँ पे ना एक बार सोचने की भी जरूरत नहीं है। ब्रदर को कल्टीवेट कराने के लिए अर्थ के ऊपर ना मुझे इतनी चीजें मिल जाएगी जो कि शायद से यहाँ के 10 होईलैंड यहाँ तक इस पूरे वर्ल्ड के पास में नहीं होगा। अगर यही सेम ब्लड लाइन मेरे पास में होती ना तो अभी तक ना मैं पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर चुका होता। वैसे अगर मैं चाहूँ तो लू वेई को काफी ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ, इमॉर्टल रियलम तक पहुँचना या फिर उससे भी आगे जाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी इनको ना मैं अच्छे से नहीं जानता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था मैं किसी भी इंसान के ऊपर इनिशियली ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्या पता मैं अपनी तरफ से अच्छा करने जाऊँ और मेरे साथ में कुछ बुरा हो जाए। मान लो अगर लू वेई को मैं इसे देता भी हूँ तो मुझे पक्का से पलट के पूछेगा कि मेरे पास में ऐसा कुछ आ कहां से रहा है, और तो मेरे पास में एक्सप्लेन करने के लिए ना कुछ नहीं बचेगा। अभी जितना मैं लू वेई को जानता हूँ उसके हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा इंसान है। गांव यांग के सामने भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि पिट सकते हैं, जस्टिस के लिए ना ये वहाँ पे भी खड़ा हुआ, और जिन लोगों को ये अपना दोस्त मानता है ना उनके साथ दोस्ती निभाता भी है। पता नहीं कब से टीम को ज्वाइन कराने के लिए ये मेरे को ढूंढ रहा है। और पता लू वेई को ना मैं अच्छे से ऑब्जर्व करूंगा, अगर इन्होंने अपनी अच्छाई को प्रूव कर दिया ना तो इनकी लाइफ सच में काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी। लू वेई बोल रहा होता है ब्रदर ईफेन आखिर आप सोच क्या रहे हो, चलिए हम लोग काफी देर हो चुकी है अब चलना चाहिए। वही सीन जो होता है वेई स्टेट के बॉर्डर्स का सीन दिखाया जाता है। लू आओ बोल रहा होता है जो यांग सीजोंग है ना ये अभी अपने मैरो क्रेजी रिलम के मिडिल स्टेज पर है। इस बंदे के अंडर में ना 4 मेजर कमांडर्स है और वो सभी लोग ना ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के पीक पर है। अभी तक तो मैंने यहाँ पे जो भी कुछ बताया उसके हिसाब से इस बंदे को हैंडल करना काफी ज्यादा इजी है, लेकिन अब मैं बताता हूँ क्या क्या पे मुश्किल पार्ट क्या है। इस कमीने यांग सीजोंग के पास में ना 3 लाख लोगों की एक आर्मी है और इसके सिर्फ एक इशारे पे वो लोग मरने और मिटने तक के लिए तैयार है। झैंगटी बोल रहा होता है क्या 3 लाख की आर्मी? ईफेन सोच रहा होता है कि अगर वो सारे के सारे सोल्जर बॉय टाइप रिलम पे भी हुए ना तो भी इतने बंदों से फाइट करने में बहुत दिक्कतें आ सकती है, और ऊपर से इन लोगों के पास में 5 तो काफी ज्यादा पावरफुल लोग भी हैं। ईफेन बोलता है कि मेरे हिसाब से हमें ये मिशन ना सीक्रेटली करना चाहिए, अगर हम ओपनली अटैक करेंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लुआ बोल रहा होता है हाँ तुम सही कह रहे हो, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो ये यांग सीजोंग है ना ये डीमन के साथ में मिला हुआ है और इसने बिना किसी बात के बहुत सारे इनोसेंट लोगों को अरेस्ट कर रखा है ताकि उन सभी लोगों के ऊपर ना ब्लड आर्ट को परफॉर्म कर सके। ये इतना बड़ा कमीना है कि ये कभी भी ना हमारी कंट्री को धोखा दे सकता है। अगर इस बंदे के खिलाफ हमें एविडेंस मिल गए तो हम इस कमीने को ना जिंदा पकड़ के लेके आएंगे, और अगर तो हम लोग को एविडेंस नहीं मिला तो हम इसको मार डालेंगे। जिंगियो बोल रही होती है हाँ आप सही कह रहे हो। आगे हमें जनरल के मैच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू वेई उसकी टीम आ गई होती है। लुआओ बोल रहा होता है कि हमारे सामने ना जनरल का मेंशन है, सभी लोग यहाँ पे की कंसीलियत आयुष्मान का यूज करो वरना ये लोग ना हमें काफी इजीली पकड़ लेंगे। फिर अपने कंसीलियत आयुष्मान का यूज करते हुए वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। उन सभी के स्पीड से गुजरने की वजह से वहाँ पे काफी तेज से हवा बह रही होती है। एक सोल्जर बोल रहा होता है ये तो काफी अजीब था ना, अभी जो यहाँ पे हवा बही वो काफी स्ट्रॉन्ग थी और काफी स्ट्रेंज भी थी। लुआ बोल रहा होता है हमारे मिशन का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, मैशर में एंटर करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आई, अब हमारा अगला काम ये है कि हमें यांग सीजोंग को ढूंढना है। तभी जिंगियो बोलती है ब्रदर मुझे वो दिख गया, यांग सीजोंग ना कोर्टयार्ड के बीच में ही खड़ा है। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है और जो यांग सीजोंग होता है वो अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ होता है। सीजोंग की वाइफ बोल रही होती है कि बाहर का वेदर ना काफी ज्यादा खराब हो चुका है तो प्लीज मार्चिंग करते वक्त अपना ख्याल रखना। सीजोंग बोल रहा होता है माय लेडी आप सच में काफी ज्यादा अच्छी हो, इस उम्र में भी आपने मेरा काफी ज्यादा ख्याल रखा है, पर मैं क्या करूँ मिलिट्री के चक्कर में ना मुझे काफी देर आती आने में, आज मैं ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी आ पाऊँ।
ताकि आपके साथ में खाना खा सकूं। सिजोंग की वाइफ बोल रही होती काश हमारी सुसु थी वह जिंदा होती, अगर वो होती ना तो मुझे इतना अकेला फील नहीं हो रहा होता। सिजोंग बोल रहा होता है जाओ जाके रेस्ट कर लो, मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तभी सिजोंग कोर्टयार्ड में आते हुए वहीं पे रुक जाता है। लुआ सोच रहा होता है कि आखिर इस बंदे को क्या हुआ, आखिर यहाँ पे अचानक से खड़ा होके हमारी तरफ क्यों देख रहा है। लगता है कि हम सभी लोग एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन तभी से उन लोगों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। लुआ बोल रहा होता है कि लगता है ये बुढ़ा ना हमें नहीं देख पाया, चलो इसे फॉलो करते और देखते हैं कि आखिर ये कमीना जा कहाँ रहा है। आगे जो सिजोंग होता है वो एक अलग कमरे के अंदर आ गया होता है। सिजोंग बोल रहा होता है खिड़कियों दरवाजों को बंद कर दो, फिर वो अपने वास को साइड में करते हुए वहाँ पे छुपे हिरनों को खोल लेता है। झैंगटी बोल रहा होता है कि जैसा कि हम सभी लोगों को लगा था, इस कमीने यांग सिजोंग के पास में एक सीक्रेट डोर था जिसका यूज करते हुए ये किसी अंडरग्राउंड जगह पर चला गया। लुआ बोल रहा होता है कि एक बार ये कमीना नीचे चला जाए, उसके बाद में ना हमारा प्लान स्टार्ट करेंगे। फिर जो यांग सिजोंग होता है वो ना चला गया होता है। झैंगटी बोल रहा होता है कि इस कमीने में गए हुए काफी टाइम हो चुका है। जिंग्यू बोल रही होती सीने बदलू, आखिर हम लोग क्या करें, क्या हमें इस बंदे को फॉलो करना चाहिए क्या। लुआ बोल रहा होता है चलो मेरे साथ में सब लोग एंटर कर जाओ, अगर हम अंदर जाएंगे ना तो पक्का से हमें इसके खिलाफ एविडेंस मिल जाएगा और वो एविडेंस काफी होगा इस कमीने को पकड़ने के लिए। नीचे आते वो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि मैं बिलीव नहीं हो रहा कि इतने बड़े मेंशन के नीचे इतनी बड़ी डंजन छुपी हुई है, ये जगह ना उस मेंशन से भी काफी ज्यादा बड़ा है। लुआ बोल रहा होता है कि सभी लोग ना शांत रहना, हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इस जगह पे ना डीमंस भी छुपे हुए हो। तो अभी आगे बढ़ते हुए ईफन बोलता है आप लोगों ने सेंस किया यहाँ पे ब्लड की स्मेल आ रही है। लुआ बोल रहा होता है सच में ये ब्लड की स्मेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल सही थी, ये कमीना यांग सिजोंग ना ब्लड आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा है। तभी जिंग्यू बोलती है आगे देखो, उस कमीने यांग सिजोंग ने ना ब्लड का पूल बना रखा है और देखो उस पूल के अंदर कितने सारे स्केलेटन्स है, पता नहीं आज तक इस कमीने यांग सिजोंग ने कितने लोगों को मारा होगा और इसने हर एक पिलर से ना कुछ बॉडीज को बांध भी रखा है। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक डिमोनिक एनर्जी फ्लो कर रही है। ये कमीना यांगजोंग यहाँ पे ब्लड आर्ट को यूज नहीं कर रहा बल्कि कॉर्प्स को रिफाइन कर रहा है। लुआ बोल रहा होता है कि तुम चारों दिशा में फैल जाओ और जैसे ही मैं ऑर्डर दूं इस कमीने के ऊपर अटैक कर देना। जब वो लोग आगे बढ़ने ही वाले होते हैं तभी यांग सिजोंग बोलता है तुम लोग कब से यहाँ पे खड़े हो, पक्का से खड़े खड़े ना तुम लोग के पाँव दुख गए होंगे, थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के ना रेस्ट कर लो, मुझे अपना काम कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम और लगेगा। लुआ और बाकी लोग बोल रहे होते हैं क्या इसको पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर हैं। तभी सिजोंग होता है वो लोगों पे अटैक कर देता है। अपने रियल फॉर्म को रिवील करते हुए लुआ बोल रहा होता है कि आखिर इसको कैसे पता चल गया कि हम यहाँ पे छुपे हुए हैं। यांग सिजोंग बोल रहा होता है अच्छा तो मुझे यहाँ पे पकड़ने के लिए कुछ बच्चों को भेजा गया है। बच्चों क्या तुम लोग को नहीं पता कि जनरल के घर में घुसना कितना बड़ा क्राइम है, लगता है कि तुम सभी ना यहाँ पे मरने के लिए आए हो। लुआ बोल रहा होता है यांग सिजोंग तुम एक जनरल हो, लेकिन लगता है कि अपनी जिम्मेदारियों को तूने बहुत पहले ही भुला दिया है। क्या डीमंस के साथ में एक काम करते हुए और मासूम लोगों को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या, तुमने यहाँ पे ऐसा क्राइम किया है ना जिसको तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। आज हम 5 एलिमेंट हुलियन वाले तुम्हें खत्म कर देंगे जिससे कि आज तक हमारे जितने भी लोग थे ना उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी। यांग सिजोंग बोल रहा होता है क्या होली लैंड, मुझे कभी नहीं लगा था कि होलियन वालों का ध्यान मेरे ऊपर चला जाएगा। ईफन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे क्यों फील हो रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है, पक्का से यहाँ पे ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। सिजोंग बोल रहा होता है बस तुम्हारे यहाँ पे आने के लिए ना बहुत बहुत शुक्रिया, तुम पांचों के पांचों बच्चे मैं और किसी इलम पर हो, अगर मुझे यहाँ पे तुम सभी का ब्लड मिल जाएगा तो जब मेरा ब्लड में पपेट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ईफन बोल रहा होता है अच्छा तो ये कमीना जानबूझ के ना हम सभी लोग को यहाँ पर लेके आया है। तो अभी डेंजना गेट होता है वो बंद हो जाता है। यांग सिजोंग बोल रहा होता है कि आज तुम सभी लोगों ने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती करी है, अब तुम सभी लोग ना मैं सेक्रीफाइस बनोगे। तो अभी आगे बढ़ते हुए लुआ बोल रहा होता है कि हम 5 लोग हैं और वहीं अकेला चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले ये हमें नहीं मार सकता। लुवई और जिंग्यू बोल रहे होते हैं कि हम लोग को भी चलना चाहिए, लेकिन तभी उन लोगों को रोकते हुए ईफन बोलता है 1 सेकंड रुको, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी हम देखते हैं वो चारों बंदे जो चेन से बने हुए होते हैं उनकी चेन टूट जाती है और वो सभी लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लुआ बोल रहा होता है कॉफ रिलीज हो चुके हैं तो इसी वजह से आगे बढ़ते वक्त ना सब संभल के आगे बढ़ना। झैंगटी बोल रहा होता है इनकी स्पीड सच में काफी ज्यादा है। जिंग्यू और लुवी को पीछे खींचते हुए ईफन बोल रहा होता है पीछे हट जाओ, ये सभी ना बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम लोग इन लोगों को नहीं संभाल पाओगे। अब ये सभी लोग ना कोई ऑर्डिनरी कॉप्स नहीं बचे बल्कि डीमन बन चुके हैं। अटैक करते हुए लुआ बोल रहा होता है सच में सारे के सारे डीमंस ना काफी टफ है, इनसे फाइट करने में हम सभी को काफी दिक्कतें आने वाली है। जिंग्यू बोल रही होती है झैंगटी क्या आप ठीक हो, झैंगटी बोल रहा होता है हाँ मैं संभाल लूंगा। लुआ बोल रहा होता है कमीने यांग सिजोंग तुम यहाँ पे डीमन पपेट को रिफाइन कर रहे थे, अब तैयार हो जाओ तुम जल्दी ही मरने वाले हो, तुमने आज तक का ना सबसे बड़ा क्राइम किया है। ईफन सोच रहा होता है कि जो एक डीमन पपेट होता है
वो असल में एक मरे हुए इंसान की बॉडी होती है जिसको कि स्पेल का यूज करते हुए जिंदा इंसान कंट्रोल कर रहा होता है। एक डीमन पपेट को रिफाइन करने के लिए हमें बहुत सारे नॉर्मलों की जान देनी पड़ती है। अगर इस तरीके से हम किसी पपेट को बनाते हैं तो ऐसे में उस बॉडी को अपनी मेमोरीज और स्ट्रेंथ वापस मिल जाती है और वो वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट कर देता है जैसे कि वो जिंदा होते वक्त किया करता था। अभी यहाँ पे 4 डीमन पपेट्स हैं और एक खुद यान से जोंग है। ये सभी के सभी मैरोक्रीजिंग रिलम के मिडिल स्टेज पर है। इन सभी को हराना एक बार के लिए पॉसिबल है, पर यहाँ पे दिक्कत की बात है वो वाला डीमन पपेट जो कि अभी तक बना हुआ है। अगर ये पपेट रिलीज हो गया तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और हमें से कोई भी ना शायद इसे फाइट कर पाएगा। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे चीजें धीरे धीरे करके काफी ज्यादा खराब हो रही है। यांग सिजोंग बोल रहा होता है मेरे पपेट्स आगे बढ़ो और इन सभी लोग को मार डालो। तभी वो सभी लोग पपेट से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक पपेट के ऊपर अटैक करते हुए लुआओ बोल रहा होता है कि ये मारा गया। यांग सिजोंग बोल रहा होता है कि तुम लोग काफी बड़े बेवकूफ हो। क्या तुम्हें यहाँ पे सच में लग रहा है कि एक मरी हुई चीज को तुम लोग मार सकते हो? ये बोलते वो अपने पपेट को फिर से जिंदा कर देता है। सिजोंग बोल रहा होता है कि इन लोगों को मारना ना इतना आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इन लोगों को बनाने के चक्कर में मैंने इतनी मेहनत क्यों करी है? अगर ये सभी लोग इतने ही नॉर्मल होते तो। शौक होते वो सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या ये रिकवर कर गया? झैंग टी बोल रहा होता है बदल लुआओ हम लोग क्या करें? अगर अपने अटैक का यूज करते हुए हम इन लोगों को नहीं मार सकते तो ऐसे जल्दी ही ना हम सभी लोग मारे जाएंगे। लुआओ बोल रहा होता है मैं एक काम करता हूँ यहाँ सिजोंग को मार देता हूँ। अगर ये कभी ना मारा गया ना तो इसके पपेट से पक्का से मारे जाएंगे क्योंकि बिना अपने मास्टर के ना सेव्स कुछ नहीं होते। ये बोलते अपनी स्वॉर्ड के ऊपर आर्टिफैक्ट कंट्रोल तलिस्मान लगा देता है और उसे यान सिजोंग के ऊपर फेंक भी देता है। स्वॉर्ड को रोकते हुए यान सिजोंग बोल रहा होता है लड़के तो यहाँ पे इन सभी के बीच में तुम्हारी कल्टिवेशन सबसे ज्यादा है और तुम्हें लगता है कि इतनी सी कल्टीवेशन के साथ में तुम मुझे मार दोगे, पर अफसोस तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी लीडरशिप के अंदर तुम्हारी पूरी टीम मरने वाली है। ये बोलते वो लुआओ के स्वॉर्ड फेंक के ही उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। लुई बोल रहा होता है वो काफी घायल हो चुके हैं, आखिर हम लोग क्या करें? लुआओ बोल रहा होता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी ना वो पूरी तरीके से गलत थी। ये जो यान सिजोंग है ना ये मैरोक्रीजिंग रिलम पे नहीं है बल्कि ये यहाँ पे एनलाइटमेंट रिलम पर है। लुई बोल रहा होता है क्या ये इतना पावरफुल है? लगता है कि हम सभी के लिए यहीं पे सब कुछ खत्म होता है। हम सभी के सबसे हाईएस्ट कल्टीवेशन सीनियर बदल लू की थी और अगर वो यहाँ पे हार चुके हैं ना तो हमारा तो चांस ही नहीं बनता। यांग सिजोंग बोल रहा होता है पपेट्स फटाफट से इन सभी को ना मार के हमारे पूल में डाल दो। इन सभी के ब्लड को यूज करते हुए हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। लुई बोल रहा होता है क्या सच में हम सभी लोग मरने वाले हैं? तभी हमारा ईफन अपने फ्लोटिंग स्टेप का यूज करते हुए सिजोंग काफी करीब आ गया होता है और फिर अपने सिर्फ एक अटैक के साथ ही वो सिजोंग के हाथ को अलग कर देता है। शॉक होते हुए लुआओ बोल रहा होता है कि आखिर अभी ये क्या हुआ? वहीं चिल्लाते हुए यांग सिजोंग बोल रहा होता है कमीने लड़के तुम्हें हाथ काट दिया, अब मैं तुम्हें यहाँ पे ना नहीं छोड़ूंगा, तुम एक बहुत ही गंदी मौत मरने वाले हो। तभी वहाँ पे ईफन अपने रेन स्वॉर्ड टेक्निक के अल्टीमेट फॉर्म वाटर ब्रीथिंग को यूज कर लेता है। वहीं ब्लड शील्ड बनाते हुए यांग सिजोंग बोल रहा होता है कि तुम्हारा ये अटैक ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन तभी जो वाटर ब्रीदिंग होती है वो उसकी शील्ड को पार कर लेती है। शॉक होते हुए यांग सिजोंग बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके इस अटैक को मैं शील्ड भी नहीं रोक पा रही है। हम देखते हैं वहाँ पे ईफन के अटैक की वजह से बहुत ही ब्लास्ट हो गया होता है। लुआ बोल रहा होता है देखो जैसे सिजोंग घायल हुआ ना उसके जितने भी डीमन पपेट थे वो सभी हार गए। सिजोंग के ऊपर तलवार रखते हुए ईफन बोल रहा होता है तुम्हारे लिए ना अब सब कुछ खत्म होता है, यहाँ पे अब तुम्हारे लिए स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं है, चुपचाप हार मान लो। लू वही बोल रहा होता है बता ईफन ने कैसे किया? जिंग्यू बोल रही होती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। हम सभी लोगों के अंदर जो बदा ईफन की कल्टीवेशन है वो सबसे कम है, उसके बावजूद भी उन्होंने काफी ज्यादा इजीली इतने पावरफुल कल्टीवेटर को हरा दिया। यांग सिजोंग बोल रहा होता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा हमारी कल्टीवेशन के अंदर यहाँ पे इतना अंतर है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे अपने घुटनों में बैठा हुआ हूँ। सच में लड़के तुम हुलियन के डिसाइपल होने की वर्दी हो, लेकिन इतनी कम एज में इतने कमाल करने का क्या फायदा? आज तुम्हारी लाइफ यहीं पे खत्म होने वाली है, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम लोग नहीं बचने वाले। ईफन सोच रहा होता है कि मुझे जिसका डर था वही हो गया, इसने अपने लास्ट डीमन पपेट को रिलीज कर दिया है। तो अभी जो वो डीमन पपेट होता है वो ईफन के पीछे आ गया होता है। ईफन बोल रहा होता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा यांग सिजोंग का आखिरी डीमन पपेट एनलाइटमेंट रियलम के पीक पर है, इसने खुद से ही पावरफुल एक डीमन को बनाया है। ईफन बोल रहा होता है कि तुम सभी लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ, ये वाला डीमन पपेट सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर यहाँ पे इसने आप लोगों पर अटैक किया ना तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। फिर वो सभी लोग एक पिलर के पीछे आ गए होते हैं। लू वही बोल रहा होता है यांग सिजोंग फटाफट से उठो, अगर तुमने इस कमीने को नहीं रोका ना तो यहाँ पे हम सभी लोग मारे जाएंगे। फिर सिजोंग को चेक करते हुए लू वही बोलता है ब्रदर्स हम लोग कुछ नहीं कर सकते,
ये जो यान सेजोंग है ना, ये मर चुका है। वही जो आखिरी वाला डीमन पपेट होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। चिल्लाते हुए वो हर जगह यान सेजोंग को ढूंढ रहा होता है। लू वही बोल रहा होता है कि लगता है ये पपेट ना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और इसको यहाँ पे ये पता चल चुका है कि जो यान सेजोंग है ये मारा गया। हमें जल्दी कुछ करना होगा, ये हमारी तरफ आ रहा है। ईफेन बोल रहा होता है कि डीमन पपेट्स की ना आंखें नहीं होती। हमारी आवाजों को सुनते हुए ये हमको फॉलो कर रहे हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे ना तो हमें नहीं ढूंढ पाएगा। फिर वो सभी लोग एक पिलर के पीछे छुप गए होते हैं। जिंग्यू बोल रही होती है सीनियर ब्रदर, आखिर हम लोग क्या करना चाहिए। लुआओ बोल रहा होता है कि बेस्ट यही रहेगा कि मैं से बाहर निकल जाए, क्योंकि इसको मारने की ना हमारे पास पावर ही नहीं है। ईफेन बोल रहा होता है नहीं, इस चलती फिरती तबाही को छोड़ के ना हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। हम तो यहाँ से बच के निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद में यहाँ के मासूम लोगों पे अटैक करेगा। पता नहीं जब तक यहाँ पे एल्डर्स आएंगे ना तो तक कितने लोग मारे जा चुके होंगे। बिना इसी तो खत्म किए हुए हम लोग नहीं निकलने वाले। लुआ बोल रहा होता है ईफेन अपना मुंह बंद कर लो, देखो यहाँ पे अकेले रुक के तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे बेटर यही रहेगा कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं और फटाफट जाके ना एल्डर्स के यहाँ पे बुला के लेके आए। वो लोग काफी ज्यादा इजीली इस डीमन को मार देंगे। मैं मानता हूँ कि इस चीज के अंदर काफी सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन कम से कम हम लोग तो सेफ रहेंगे ना। लू वही बोल रहा होता है किसने कहा कि जो ब्रदर ईफेन है वो यहाँ पे अकेले रहेंगे, चाहे हम लोग को यहाँ पे मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन अपने ब्रदर ईफेन का ना मैं साथ दूंगा। लू बोल रहा होता है लू वही पागलपना मत करो, आखिर तुम्हारे यहाँ पे ये कहने का मतलब क्या है। लू वही बोल रहा होता है ब्रदर लू, देखिए यहाँ पर मैं हुलियन के बारे में ना काफी चीजें जानते हैं। उन लोगों की जान से ना इतना ही फर्क नहीं पड़ता। इस वर्ल्ड के अंदर सभी लोग मामूली लोगों को ना कीड़े मकोड़े समझते हैं। अगर आप लोग यहाँ से निकल जाते हो और वहाँ पे जाके हेल्प के लिए बात करते हो तो सबसे पहले मिशन हॉल वाले इस चीज को लेकर मिशन निकालेंगे और फिर वो मिशन कोई ना कोई आके एक्सेप्ट करेगा। ये पूरा प्रोसेस होने में ना कम से कम 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे और 4-5 घंटे के अंदर ये डीमन यहाँ पे आसपास के कितने सारे लोग को मार चुका होगा। अगर नहीं तो भी कम से कम यहाँ पे 1000 लोग मारे जाएंगे। मैं लू वही इतना कोई पावरफुल फाइटर नहीं हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि मेरे को मरने से डर नहीं लगता। मैं यहाँ पे बाकी लोगों को बचाने के लिए ना अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मैं डरपोक की तरह जियो। अगर जीना ही है तो अच्छे से जियो, वरना मारे जाओ। जिंग्यू बोल रही होती है लू वही, तुमने काफी अच्छी बात कही है, मैं भी ना यहाँ से नहीं भागने वाली। झैंगटी बोल रहा होता है कि ब्रदर ईफन आगे नहीं बढ़े होते तो यहाँ पे हम सभी लोग ना बहुत पहले ही मारे गए होते। मैं यहाँ पे इतना ऐसा फरोश नहीं हो सकता कि मुझे बचाने वाले को मैं अकेला छोड़ के चला जाऊँ। मरेंगे जिएंगे दिखी जाएगी, लेकिन इस डीमन से मैं ही फाइट करने वाला हूँ। लुआ बोल रहा होता है दोस्तों मेरी बात को समझने का ट्राई करो, तुम सभी लोग यहाँ पे रुके ना अपनी मौत को न्यूट्रिशन दे रहे हो, ऐसा ना हो कि तुम लोग का यहाँ पे रुकना बहुत बड़ी बेवकूफी साबित हो जाए। ईफेन बोल रहा होता है ब्रदर लुआओ, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन आपको बाकी सभी लोगों को रोकने की ना कोई जरूरत नहीं है। इन सभी के अंदर अपने लोगों को लेके काफी ज्यादा प्यार है और अपने लोग को अकेला छोड़ के ये लोग नहीं भागना चाहते। तो आखिर इस चीज के अंदर आपको क्या दिक्कत हो रही है। अगर यहाँ पे हम सभी लोग मरने के लिए तैयार है तो ये कम्प्लीटली ना हमारा डिसीजन है, हम लोग के लिए परेशान होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। चिल्लाते हुए लुआ बोल रहा होता है ईफेन मेरा दिमाग खराब मत करो, देखो इस मिशन के अंदर ना मैं तुम लोग का लीडर हूँ और जो ही मैं कहूंगा ना तुम लोग को मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं कब से यहाँ पे देख रहा हूँ कि तुम ना लीडर बनने का ट्राई कर रहे हो। तभी वहाँ पे लुआ को चिल्लाने की वजह से डीमन पपेट ने उनकी आवाज सुन ली होती है और अटैक करने के लिए वो आगे ही बढ़ गया होता है। लू वही बोल रहा होता है छुपने का कोई फायदा नहीं है, चलो चल के फाइट करते हैं। तभी अपने फ्लोटिंग स्टेप का यूज करते हुए ईफेन आगे बढ़ गया होता है। लुआ बोल रहा होता है ईफेन तुम एक बेवकूफ हो, तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना मैं किसी रिलम पर हो और ऐसे में एक ऐसे डीमन से फाइट करना जो कि एनाटॉमी रिलम के पीक पर है। सच में ये ना अपनी मौत को इन्विटेशन देना है। मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि तुम इस डीमन को ना बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास में ये पावर ही नहीं है। ईफेन बोल रहा होता है कि अब जो मैं करने वाला हूँ ना वो अपने आगे खोल के देख लो, तुम्हें पता चलने वाला है कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। ये बोलते हुए ईफेन वहाँ पे अपने रिंग का यूज करते हुए अटैक कर देता है। ईफेन बोल रहा होता है कि तुम मुझे यहाँ पे इडियट कह रहे हो, जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि रियल इडियट कौन है। हम देखते हैं ईफेन के अटैक की वजह से डीमन होता है वो उड़ते हुए पीछे गिर गया होता है और सिर्फ एक अटैक की वजह से उसकी जो बॉडी होती है वो शटर हो जाती है। शॉक होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या सिर्फ और सिर्फ एक अटैक के अंदर इतने पावरफुल डीमन को मार डाला। जिंग्यू बोल रही होती ये थंडर पावर ना काफी ज्यादा कमाल की थी, आज तक मैंने किसी को भी ना इतनी पावरफुल एनर्जी को यूज करते हुए नहीं देखा है। ऐसी पावर्स तो हमारे एल्डर्स के पास में होती है। आखिर जो ब्रदर ईफेन है ये क्या चीज है जो कि यहाँ पे कोई भी इनके सामने टिक नहीं पा रहा। ईफेन बोल रहा होता है कि कोई यहाँ पे कह रहा था कि मैं यहाँ पे इस डीमन को हर्ट तक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब तुम देख सकते हो कि सिर्फ एक अटैक के अंदर मैं इस डीमन को मार दिया। इस चीज को ना पावर कहते हैं। अगर आपके पास ये पावर है तो इलम से फर्क नहीं पड़ता, आप कितने पावरफुल कल्टीवेटर को ना मार सकते हो। वही हम देखते हैं डीमन पपेट को जो कम्प्लीटली मरा नहीं होता है।
रोते हुए डीमन पपेट बोल रहा होता है, जनरल आपकी आर्मी में काम करने का ना मेरे अंदर कोई रिग्रेट नहीं है। सच में आपके साथ में काम करके मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। ईफन बोल रहा होता है, क्या आखिर ये पपेट है कि रिएक्ट कैसे कर पा रहा है? लगता है कि इसके अंदर ना अभी भी ह्यूमैनिटी बाकी है। ईफन सोच रहा होता है कि नॉर्मल जो डिमोनिक पपेट होते हैं उनके अंदर जो ह्यूमन फीलिंग्स होती है उनको मार दिया जाता है, ताकि जो ये पपेट है ना कुछ भी सोच समझ ना पाए और अपने मास्टर के ऑर्डर्स को काफी अच्छे से माने। लेकिन यहाँ पे इस पपेट के अंदर ह्यूमैनिटी बाकी थी। इसका मतलब ये बंदा अपने मास्टर की बातों को अपने मन से मान रहा था, और जब ये बंदा जिंदा होगा तभी इसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया होगा कि अपने मास्टर के लिए डिमोनिक पपेट बनेगा। पर आखिर कोई बंदा इतना लॉयल कैसे हो सकता है और अपने मास्टर के लिए कोई इस हद तक कैसे जा सकता है? लू वही बोल रहा होता है जो डिमोनिक पपेट था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ईफन के पास में आते हुए लुआओ बोल रहा होता है कि ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, आखिर इतना कमाल का मैजिक वेपन तुम्हें कहाँ से मिला? ईफन बोल रहा होता है कि ये ना मैं ट्रम्प कार्ड है, इसी वजह से नॉर्मली इसको मैं छुपा के रखता हूँ, और तुम्हें यहाँ पे किसी भी चीज के बारे में इन्फॉर्म करना ना मैं जरूरी नहीं समझता। फिर ब्लड के पास आते हुए ईफन बोल रहा होता है कि ये ब्लड ना काफी ज्यादा अजीब है। जिंग्यू बोल रही होती, ईफन इस ब्लड में क्या अजीब है? ईफन बोल रहा होता है कि इस पूल का जितना ब्लड है वो ह्यूमंस का नहीं है, बल्कि इसके अंदर ना एनिमल ब्लड है। लू वही बोल रहा होता है, क्या एनिमल ब्लड? पर हम लोग को मिशन देने से पहले क्लियरली कहा गया था कि जो यांग सिजोंग है ना उसे डीमन से हाथ मिला लिया है और वो ब्लड आर्ट को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन का सेक्रीफाइस दे रहा है। तो ऐसे में आखिर यहाँ पे एनिमल ब्लड क्या कर रहा है? तो अभी जो वहाँ पे अंडरग्राउंड होता है वो टूटने लगता है। जिंग्यू बोल रही होती है हमें निकलना होगा और हम दब के मर जाएंगे। ईफन बोल रहा होता है जल्दी यहाँ से निकलो, लेकिन तभी हम देखते हैं लू वेई के ऊपर एक पिलर गिरने लगता है। लू वेई बोल रहा होता है कि मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ। तभी वहाँ पे कोई आते हुए एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बना देता है। लू वेई बोल रहा होता है कि आखिर शील्ड किसने बनाई? सच में ये काफी ज्यादा पावरफुल है, ये स्टोन्स भी ना ऐसा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। तो अभी वहाँ पे मू युआन से ई जियाओची आ गई होती है। जियाओची बोल रही होती है कि लगता है मैंने आने में ना ज्यादा देर नहीं करी, क्या यहाँ पे तुम सभी लोग ठीक हो? लू वेई बोल रहा होता है सीनियर जियाओची आप यहाँ पर? वही ईफन बोल रहा होता है कि क्या स्पेशल पावर थी? सच में ये पावर बहुत ही कमाल की थी। जियाओची बोल रही होती है कि तुम लोग को पता है ये एक मिरेकल है कि तुम सभी लोग ना यहाँ पे सरवाइव कर गए। जब हम लोग वापस जाएंगे ना तो मैं सभी लोग को बताऊंगी कि आखिर तुम लोगों ने कितनी ब्रेवरी का काम किया है। तभी वहाँ पे जियाओची के ऊपर एक पिलर गिरने लगता है। सब लोग चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं सीनियर सिस्टर केयरफुल रहिए, आपके ऊपर ना एक पिलर गिर रहा है। तभी जियाओची उस पिलर को ब्लास्ट कर देती है। जियाओची बोल रही होती है कि मैंने इसको ना बहुत पहले नोटिस कर लिया था, तुम लोग को यहाँ पे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लू वही बोल रहा होता है कि सबसे जो स्पेशल पावर होती है ना ये काफी खतरनाक होती है। जियाओची के नीचे आने के बाद में वो सभी उसको ग्रीट करते हैं। जियाओची बोल रही होती है लड़के तुम्हारा नाम बाई ईफन है ना, और अभी तुम मैरो क्लीनिंग रियलम के मिडिल स्टेज पर हो। भले तुम्हारी जो कल्टीवेशन है ये काफी ज्यादा कम है, लेकिन तुमने इतने पावरफुल डीमन पपेट को एक झटके मार डाला। ये बात तो कहनी पड़ेगी कि तुम काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो, तुम्हारा फ्यूचर ना बहुत ही बड़ा होने वाला है। ईफन बोल रहा होता है कि ऐसा कह सकते हैं ना कि मैं काफी लकी था। जियाओची बोल रही होती कि वैसे तुम लोग को पता है मैं यहाँ पे पहले ही आ गई थी, जब तुम सभी लोग ना भागने की बातें कर रहे थे उस वक्त मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी और तुम्हारे करेज को देख के ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। यांग सिजोंग की बॉडी को चेक करते हुए लुआ सोच रहा होता है कि मेरी किस्मत खुल गई है, इस बुढ़े के पास से ना मुझे एक बहुत ही कमाल का आर्टिफैक्ट मिला है। मुझे कभी नहीं लगा था कि ऐसे बुढ़े के पास में स्टोरेज रिंग होगी। इस रिंग की बाहर वैल्यू कम से कम 1 मिलियन गोल्ड कॉइन होगी, और नॉर्मली ये रिंग ना मिलती भी नहीं है। लेकिन अब जबकि यहाँ पे कोई भी नहीं देख रहा है तो मैं रिंग अपने पास में रख लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे जियाओची आते हुए उस रिंग को ले लेती है। जियाओची बोल रही होती है कि तुम्हारी नजरें ना काफी ज्यादा तेज है, लेकिन अफसोस इस रिंग को तुम डिजर्व नहीं करते। यहाँ पे यांग सिजोंग को मारने वाला ईफन है, तो इसी वजह से यहाँ पे जितना भी रिवॉर्ड होगा ना वो भी ईफन का ही होगा। ये रिंग ईफन और तुम्हारी होती है। ईफन बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर आपका शुक्रिया। ईफन सोच रहा होता है कि वैसे मेरे लिए चीज खरीदना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये है कि ये रिंग ना काफी रेयर होती है और नॉर्मल जब इसे खरीदने जाओ तो ये मिलती ही नहीं है। लुयू सिटी के अंदर ना मैं नालन से ये मांगी थी, लेकिन पूरी सिटी के अंदर ऐसी एक भी रिंग प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन अब जाके मुझे ये मिल चुका है तो अपने ट्रेजर्स को रखने में ना मुझे काफी आसानी होगी। चिढ़ते हुए लुआ सोच रहा होता है कि अगर कभी ईफन यहाँ पे नहीं आया होता तो ये जितना भी रिवॉर्ड होता ना ये मेरा होता, और यहाँ पे सारी तारीफ भी मेरी ही हो रही होती। पता नहीं ये कमीना कहाँ से आ गया। जियाओची बोल रही होती है कि वैसे तुम सभी लोगों को ना यांग सिजोंग के बारे में पता नहीं होगा, तुम्हें पता है इस बंदे की जिंदगी ना बहुत ही खराब रही है। ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसका नाम है यांग फैमिली, और हम ऐसा कह सकते हैं कि यांग फैमिली हमारी कंट्री की ना सबसे लॉयल फैमिलीज में से एक थी। जनरेशन से इनकी फैमिली हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रही थी, और आज तक इन लोगों की फैमिली ने कभी कोई गलत काम नहीं किया था।
यहाँ तक इनकी फैमिली से ना कितने ऐसे वॉरियर्स हैं जिन्होंने कंट्री के लिए वॉर करते वक्त अपनी जान दे दी, और यांग सिदोंग भी उन्हीं लॉयल में से एक था। ये भी एक बहुत ही अच्छे जनरल थे जिन्होंने की लाइफ टाइम अपना काम ना बहुत ईमानदारी से किया था। लेकिन फिर इनके साथ में कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, और ये बुरा भी ना हमारी रॉयल फैमिली की वजह से ही हुआ है। यांग सिदोंग की सिर्फ एक ही बेटी थी जिसका नाम था यांग सुसु, और जो हमारी यांग सुसु थी ना उसको यांग सिदोंग के एक जनरल से प्यार हो गया था। इस रिश्ते में यांग सिदोंग फिर किसी को भी ना कोई दिक्कत नहीं थी। इन लोगों की फैमिली काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन तभी हमारे एम्परर की फोर्स करने की वजह से यांग सिदोंग ने अपनी इकलौती बेटी यांग सुसु की शादी बारबेरियन से करवा दी, ताकि शादी की वजह से बारबेरियन हमारे बीच में ना पीस बन सके। हालांकि शादी करने का मन किसी का भी नहीं था। यांग सिदोंग के जनरल्स, उसकी फैमिली सभी काफी दुखी थे। लेकिन इस वक्त भी इन लोगों ने अपने एम्परर के ऑर्डर को आगे रखा, और यांग सिदोंग ने बिना किसी शिकायत के ना बारबेरियन ने शादी भी कर ली। लेकिन बारबेरियंस का मन ना बिल्कुल पीस कायम करने का नहीं था। यांग सिदोंग को ले जाने के बाद में उन लोगों ने उसे काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया और उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करके मार डाला। जितना कोई ना किसी से बुरा कर सकता है ना, सुसु के साथ में उतना बुरा किया गया है। शादी के बाद में उसने एक ऐसी लाइफ देखी जो कि एक एनिमल डिजर्व नहीं करता। इस इंसिडेंट के बाद में यांग सिदोंग काफी गुस्सा आया, और उसे यहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ी बात पता चल गई। जो वेई फैमिली थी उन लोगों को ऑलरेडी पता था कैसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने सिदोंग की इकलौती बेटी को चारे के तौर पे यूज किया कि क्या पता इसके चक्कर में पीस कायम हो जाए। इस बात को जानने के बाद में सिदोंग नफरत से भर चुका था, और शायद अपना रिवेंज लेकर यांग सिदोंग ने डीमन पपेट को रिफाइन किया ताकि वो रॉयल फैमिली को सबक सिखा सके। अगर देखा है तो रॉयल फैमिली ने सिदोंग के साथ में बहुत ज्यादा बुरा किया है। सालों से ये लोग लॉयल थे, लेकिन एक झटके में उन लोगों ने गद्दार प्रूव कर दिया। मुझे पर्सनली यहाँ पे यांग सिदोंग के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, पर अब इस बंदे को लेके हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लू वेई बोल रहा होता है कि मुझे याद है जो मिसेस यांग थी वो कह रही थी कि उन्हें सुसु की काफी याद आती है। अगर सुसु उनके साथ में होती तो वो इतनी अकेले कभी फील नहीं करती। अब मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि उस वक्त उन्होंने ये बात क्यों कही थी। सच में यांग सिदोंग के साथ में ना बहुत ही बुरा हुआ है। जियाओची बोल रही होती है कि तुम लोग देख सकते हो इसकी बॉडी के ऊपर ना बहुत सारे स्कार्स है, और वो सारे के सारे स्कार्स तब मिले हैं जब ये हमारी कंट्री के लिए वॉर लड़ रहा था। सच में ये एक बहुत ही हिम्मत वाला और अच्छा जनरल था। अपने बदले के लिए भी इस बंदे ने कंट्री को धोखा नहीं दिया। इसने यहाँ पे जो ब्लड भी यूज किया है ये एनिमल्स का ब्लड यूज किया है। इस बंदे की यहाँ पे सिर्फ एक गलती थी, ये डीमन आर्ट को यूज कर रहा था। इसके अलावा इस बंदे ने यहाँ पे कुछ गलत नहीं किया। ई फैन बोल रहा होता है कि इसी वजह से इसके जितने ही पपेट्स थे ना उनके अंदर ह्यूमैनिटी बाकी थी। वो सभी लोग सिदोंग के लिए ना काफी लॉयल थे, और उन लोगों को पता कि सिदोंग ये सब क्यों कर रहा है। इसी वजह से वो लोग अपनी मर्जी से डीमन पपेट बनने को तैयार हो गए थे। सिदोंग की बॉडी को लात मारते हुए लुआओ बोल रहा होता है कि अब ये बंदा मर चुका है, और यहाँ पे इसके बारे में बात करने का ना कोई फायदा नहीं है। भले ही आप लोग इसके बारे में कितनी अच्छी बातें क्यों ना कर लो, मुझे इस बंदे के लिए बिल्कुल भी सिंपैथी फील नहीं हो रही। लुआओ सोच रहा होता है कि मेरी दूर तक आया और मुझे यहाँ पे कोई स्पेशल रिवॉर्ड नहीं मिला। सच में ये एक बहुत ही बेकार चीज है। ये कमिया सिदोंग एक फकीर निकला। तभी ईफन एक पत्थर किक करते हुए लुआओ को मार देता है। गुस्सा करते हुए लुआओ बोल रहा होता है, भाई ईफन आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। ईफन बोल रहा होता है कि यांग सिदोंग ना ऑलरेडी मारा जा चुका है, और यहाँ पे इसकी मरी हुई बॉडी को इंसल्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। लुआओ बोल रहा होता है कि आखिर इसकी बॉडी को तुम कहाँ लेके जा रहे हो। ईफन बोल रहा होता है कि मैं इसको ले जाके ना मिसेस यांग को दे रहा हूँ। हमने यहाँ पे यांग सिदोंग को मारा है, इसकी एक्सप्लेनेशन हमें देनी पड़ेगी। लुआओ बोल रहा होता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए ना, अगर तुम इसकी बॉडी को दे दोगे ना तो हमारा मिशन कंप्लीट नहीं होगा। हमें इस बंदे का सर चाहिए। जब तक हम सेट के अंदर इसका सर नहीं दिखाएंगे वो लोग नहीं मानेंगे कि ये मर चुका है, और हमारे मिशन का रिवॉर्ड भी ना हम लोग को नहीं मिलेगा। ईफन बोल रहा होता है कि मैंने कह दिया ना कि इसकी बॉडी मैं तुम लोग को नहीं देने वाला। मेरे यहाँ पे रहते हुए यांग सिदोंग की बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ऐसे कैसे ये बॉडी मिसेस यांग को मिलेगी। लुआओ बोल रहा होता है, ईफन एक बात याद रखना, इस चीज की कंप्लेन ना मैं सेक्ट में करूंगा। ईफन बोल रहा होता है, ठीक है तुम्हें जो भी कुछ करना हो कर लेना, लेकिन मैं अपनी बातों से ना पीछे नहीं हटने वाला। तभी वहाँ पे जियाओची आते हुए बोल रही होती है कि तुम लोग को आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लो इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। लुआओ बोल रहा होता है तो टाइगर टोकन है। जियाओची बोल रही होती है, हाँ तुम्हें सही समझा, यही वो चीज है जिसका यूज करते हुए यांग सिदोंग अपनी आर्मी को यूज कर सकता था। जब तक उसके पास में टोकन है वो एक जनरल है, अगर उसके पास में टोकन नहीं है तो जनरल नहीं रहेगा। एक जनरल के लिए उसकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टोकन होते हैं। अगर तुम अपने साथ में टोकन लेके चले जाओगे ना तो फिर सभी लोग समझ जाएंगे कि तुमने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। देखो लुआओ, यहाँ पे जो ईफन है ना वो गलत नहीं है। यांग सिदोंग ना उतना ही बुरा नहीं था जितना कि इसके साथ में गलत हुआ है, और अगर तुम मिसेस यांग को देखोगे तो उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। बिना किसी गलती के उनकी डॉटर मारी गई,
और उनका पति भी अब मर चुका है, तो ऐसे में अगर हम उनको बॉडी भी नहीं देते हैं तो ये बहुत ज्यादा गलत रहेगा। लुआओ बोल रहा होता है ठीक है सीनियर सिस्टर, जैसा कि आप कह रही है ना मैं वैसा ही करूंगा। लुआओ सोच रहा होता है कमीने ईफेन, तुम्हारी वजह से ना यहाँ पे सभी लोग के सामने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, इस चीज को ना मैं नहीं भूलने वाला। आगे हम देखते यांग सिदोन को दफन कर दिया गया होता है। ईफेन बोल रहा होता है कि मैंने मिसेस यांग को ना सबको एक्सप्लेन कर दिया था, क्या उसके बाद में मिसेस यांग ठीक थी क्या? मुझे उनको लेके ना काफी टेंशन हो रही है। जियाची बोल रही होती तुम टेंशन मत लो, मैं मिसेस यांग के पास में गई थी ताकि मैं जान सकूं क्या उनके दिल में क्या चल रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि उनको पता था कि उनके पति क्या कर रहे हैं और एक ना एक दिन ये सब कुछ होगा, उनको इस चीज की भी उम्मीद थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि उनके हस्बैंड मरने के बाद में ना एक बर्डन से फ्री हो चुके हैं। जिंदा रहते हो तो हर वक्त ना गिल्ट में रहते थे और अब वो भी नॉर्मल लाइफ से ना संन्यास ले रही है। उन्होंने कहा है ना कि अब वो बुद्धिज्म को फॉलो करेंगी और अपने फैमिली के मरे हुए लोग के सोच के लिए प्रे करेंगी। उनके पास उनकी बची हुई लाइफ काटने का यही बेस्ट तरीका है। ईफेन बोल रहा होता चलो फिर तो ठीक है, मुझे लगा था कि ये सब देख के वो अपनी लाइफ पे गिव अप कर देंगी, पर यहाँ पे उन्होंने ना एक काफी अच्छे रास्ते को चुन लिया है। जिंग्यू बोल रही होती है वैसे सीनियर सिस्टर, आखिर आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? इतने छोटे से मिशन के लिए आप तो यहाँ पे नहीं आओगी। जियाओची बोल रही होती है कि अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं हमारे बॉर्डर्स पे ना सीनियर सिस्टर जियांग के साथ में आई थी। असल में हम लोग ना एक डीमन किंग को मारने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए मैं काफी ज्यादा वीक थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ में रह के टाइम वेस्ट ना करूं। अगर मुझे यहाँ पे आसपास में कोई कमजोर डीमन दिखता है तो मैं जाके ना उसको मार डालूं। और जब मैं यहाँ से गुजर रही थी ना तभी मैंने फील किया कि इस मैंशन के अंदर से बहुत ही खतरनाक डीमन की एनर्जी बाहर निकल रही है। इसी वजह तुम लोग की हेल्प करने के लिए ना मैं यहाँ पर आ गई। वो सभी लोग सोच रहे होते हैं क्या इनके हिसाब से ये डीमंस कमजोर थे? सच में हमारे सेट के अंदर कुछ लोगों के पास में ना मॉन्स्टर इतनी पावर है। जिंग्यू बोल रही होती है सीनियर सिस्टर, अभी आपने कहा ना कि आप यहाँ पे सीनियर सिस्टर जियांग के साथ में आई हो, क्या ये वही सीनियर सिस्टर जियांग है जिनके बारे में मैं सोच रही हूँ? जियाची बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, ये और कोई नहीं हमारी सेट की सेंटेस जियांग लिंगी है, जो कि हमारे सेट के ना 5 टू डिसिपल में से एक है और इनको तुम सभी लोग डोंग लिंगी के नाम से जानते होंगे। ईफेन बोल रहा होता है क्या सेंटेस और 5 टू डिसाइपल्स, आखिर ये लोग कौन है? जिंग्यू बोल रही होती है ईफेन कि तुम्हें हमारे सेट के बारे में कुछ भी नहीं पता क्या? तुम्हें यहाँ पे रहते हुए 1 महीना हो चुका है और तुम बात ऐसे करते हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। देखो हमारे सेट के अंदर ना 5 ट्रू डिसाइपल्स हैं और तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये 5 डिसाइपल हमारे सेट के सबसे बेस्ट डिसाइपल्स हैं। इनके पास जो क्वालिफिकेशंस है वो किसी के पास नहीं है और इन 5 बच्चों के ऊपर ना काफी ध्यान दिया जाता है। हमारे हुईलैंड के मास्टर्स इन लोगों को पर्सनली ट्रेन कर रहे हैं। ये 5 लोग हैं डोंग लिंगी, नेंग जियांजू, जी मियायुन, बी फेयू और झन शाओलोंग। इन सभी में सबसे कमाल की है हमारी सेंटेस डोंग लिंगी, क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन सभी में सबसे कमाल की है और ये इन लोगों में ना सबसे यंगेस्ट भी है और हाँ खूबसूरत भी। कहते हैं कि पूरी कंट्री के अंदर ये नंबर 1 ब्यूटी है, इनकी बराबरी शायद कोई कर सकता है। जियाची बोल रही होती है कि अगर मैं सच कहूँ ना तो सिंटेस के पास में हर चीज बहुत ही कमाल की है, इसी वजह सेट में सभी लोग इन्हें एडमायर करते हैं और पर्सनली मैं भी ना सिंटेस को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। उनके साथ में काम कर पाना ना मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात थी। वैसे तुम लोग की किस्मत भी ना काफी ज्यादा अच्छी है, आज तुम लोग पहली बार सिंटेस को देख पाओगे। सीन चेंज होता है, हमें रेनफॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डीमंस और ह्यूमंस के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है। ह्यूमंस बोल रहे होते हैं कि हमारे लिए होल्ड करना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, तो अभी वो डीमन अटैक करते हुए उन सभी लोग काफी घायल कर देता है। हम देखते हैं ये डीमन होता है डीमन किंग ऑफ कंपैशन। डीमन किंग बोल रहा होता है कि तुम सारे सोल्जर्स बहुत कमजोर हो और तुम जो अपने साथ जनरल्स को भी लेके आए हो ना ये मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। तुम में से कोई भी इतना काबिल नहीं है कि किंग का मुकाबला कर सके। लगता है कि तुम्हारे हुईलैंड के पास में ना कोई भी काम का बंदा नहीं बचा है जो कि वो मुझसे फाइट करने के लिए ये कमजोर से बंदों को भेज रहे हैं। तभी जो डोंग लिंगी होती है वो वहाँ पे आ जाती है। लिंगी बोल रही होती है कि तुम्हें हराने के लिए ना मैं अकेली ही काफी हूँ, मुझे यहाँ पे तेलों की जरूरत तक नहीं है। जियाची बोल रही होती है वो देखो वो हमारी सिस्टर लिंगी, हम सभी का लेवल ना काफी ज्यादा लो है, तो इसी वजह से हम सभी लोग फाइट को दूर से ही देखेंगे, पास में जाके उनको डिस्टर्ब करने की ना कोई जरूरत नहीं है। ईफेन सोच रहा होता है अच्छा तो ये है एक डीमन किंग, सच में जो इसका ऑरा है ना ये काफी ज्यादा खतरनाक है और इतनी दूर से भी मैं इसके ऑरा को फील कर पा रहा हूँ। डीमन किंग बोल रहा होता है घटिया लड़की आज तुम मारी जाओगी और तुम्हारे मरने के साथ ही तुम्हारे सेट को पता चलेगा कि आखिर मैं कितना पावरफुल हूँ। तभी लिंगी ऑर्डर करती है कि सभी लोग फॉर्मेशन बनाओ। तभी जो नीचे खड़े बंदे होते हैं वो ड्रैगन फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। शौक होते हुए डीमन किंग का कंपैशन बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी वो सभी लोग डीमन किंग को कैद कर लेते हैं। खुश होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं फाइनली हम लोग जीत गए, इस डीमन किंग को ना हम लोगों ने ट्रैप कर लिया है।
डीमन किंग बोल रहा होता है डोंग लिंगी तुम्हें क्या लगता है क्या इतना इजीली तुम लोग मुझे पकड़ लोगे क्या? एक डीमन किंग को ट्रैप करना ना इतना आसान नहीं होता। वही नीचे खड़े सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि ये डीमन ना सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, हमारे लिए यहाँ पे फॉर्मेशन संभाले खड़े रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लिंगी बोल रही होती है किसने कहा कि मैं तुम लोग को यहाँ पे ट्रैप करने वाली हूँ, असल में मैं तो तुमको यहाँ पे मारने वाली हूँ। ये वो तो अपने गोल्डन क्रो को डीमन किंग के पास में भेज देती है। डीमन किंग बोल रहा होता है कि ये गोल्डन क्रो यहाँ पर कब आ गया। ईफन सोच रहा होता है देखने में गोल्डन क्रो काफी ज्यादा छोटा है पर मैं फील कर पा रहा हूँ कि इस क्रो के अंदर ना बहुत ही इमेंस एनर्जी है। क्या सच में जो ये गोल्डन क्रो है ये डीमन किंग को मार लेगा क्या? डोंग लिंगी ने फॉर्मेशन का यूज करते हुए डीमन किंग को ट्रैप कर दिया होता है। डीमन किंग बोल रहा होता है डोंग लिंगी तुम्हें क्या लगता है इतने कमजोर बैरियर का यूज करते हुए क्या तुम लोग मुझे पकड़ सकते हो क्या? लिंगी बोल रही होती है किसने कहा कि हम लोग तुम्हें पकड़ने वाले हैं, मैं तो यहाँ पे ना तुम्हारा अंत करने के लिए आई हूँ। ये बोलते वो अपने गोल्डन क्रो को डीमन किंग के पास में भेज देती है। ई फैन सोच रहा होता है कि इस गोल्डन क्रो के अंदर ना कुछ तो अजीब है, मैं फील कर पा रहा हूँ कि इस क्रो के अंदर बेहद ही कमाल की एनर्जी है। तभी हम देखते हैं वो गोल्डन क्रो बहुत बड़ी फिनिक्स बन गई होती है और वो पूरे के पूरे डीमन किंग को फॉर्मेशन के साथ ही निगल लेती है। चिल्लाते हुए डीमन किंग बोल रहा होता है डोंग लिंगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लिंगी बोल रही होती है कि तुम मेरी क्रो के सामने कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसके फायर से बचना ना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। ये है द डिवाइन फ्लेम ऑफ एग्जॉशन। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही ब्लास्ट हो गया होता है। खुश होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं फाइनली हम लोग जीत गए, इस कमी डीमन किंग को ना हम लोगों ने मार दिया। वहीं ईफन और बाकी सभी लोग बोल रहे होते हैं कि इस एक्सप्लोजन की एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना दूर खड़े होने के बावजूद भी ना हम इसे फील कर पा रहे हैं। जिंग्यू बोल रही होती है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि हम इतने दूर खड़े हैं, वरना इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी की वजह से ना हम लोग जल गए होते। सच में यहाँ पे सेंटर ने सिर्फ एक अटैक के अंदर ना डीमन किंग को मार दिया जो कि डीमंस के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। सच में जो टू डिसाइपल्स है ना इनकी स्ट्रेंथ बेहद ही कमाल की है, बाकी बच्चे चाह के भी ना इन लोगों की बराबरी नहीं कर सकते। तभी लिंगी के पास में बाकी बंदे आते हुए बोल रहे होते हैं सीनियर सिस्टर क्या आप ठीक है? लिंगी बोल रही होती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, वैसे मैं बैटल के चक्कर में ना यहाँ पे काफी गंदगी हो गई है, इस जगह को साफ कर देना। जियाओची बोल रही होती है कि अभी सीनियर सिस्टर ने ना हेवन एंड अर्थ टेक्निक का यूज किया है, ये जो स्पिरिट थी क्योंकि तभी समन कर सकता है जब वो डिवाइन रियलम के 7th लेवल पे हो, और इतनी कम एज के अंदर इस लेवल को अचीव करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिंग्यू बोल रही होती है कि यहाँ पे फाइट करते हुए देख के मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि यहाँ पे गॉड्स की फाइट चल रही हो, पता नहीं इस लेवल पे ना कभी हम पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। लिंगी बोल रही थी जियाओची बाहर आओ, जियाओची बोल रही होती सीनियर सिस्टर बुला रही है हमें चलना चाहिए। जियाओची बोल रही होती है सीनियर सिस्टर आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे खड़े थे? लिंगी बोल रही होती है कि मैं तुम्हें मना किया था ना कि किसी को भी अपने साथ में लेके मत आना, तो आखिर यहाँ पे सारे लोग क्या कर रहे हैं? अगर यहाँ पे डीमन किंग को हम नहीं हरा पाते तो इन सभी लोगों के ऊपर भी खतरा आ जाता। जियाओची बोल रही होती है मैं यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए लेके आई थी कि आखिर जो हमारी सीनियर सिस्टर है ना वो कितनी पावरफुल है, और आपको पता है मुझे यहाँ पे ना एक बहुत ही कमाल का बंदा मिला है जो कि पक्का से फ्यूचर के अंदर ना काफी ज्यादा अच्छा करेगा। इस लड़के से मिलिए, इसका नाम है बाई फैन और अभी ना ये अपने मैरोकिन रिलम पर है, पर आप बिलीव नहीं करोगे भी इसने 1 घंटे पहले ना एक एलाइटमेंट रिलम के एक्सपर्ट को मारा है। लिंगी बोल रही होती है क्या ये मैरोकिन रिलम पर है और इसने एक एलाइटमेंट रिलम के एक्सपर्ट को मार डाला? लिटिल ब्रदर क्या जो जियाओची बोल रही है वो सच है क्या? शर्माते हुए ईफन बोल रहा होता है हाँ सीनियर सिस्टर। लिंगी बोल रही होती है सच में ये तो काफी कमाल की बात है। ईफन बोल रहा होता है आप तो बेकार में इतनी तारीफ कर रही हो, मेरी जो कल्टीवेशन है ना वो कुछ खास नहीं है। लुआओ बोल रहा होता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर ये कितना पावरफुल है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है ना वो सिर्फ येलो रैंक पर है और मैं गारंटी कर सकता हूँ कि अपनी लाइफ के अंदर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिंग्यू बोल रही होती है ब्रदर लुआओ ये आप नहीं आपकी जेलसी बोल रही है, और अगर आपको यहाँ पे फालतू बातें करनी है ना तो अपना मुंह बंद रखो। ये बोलते हुए लुआओ के पाँव पे किक मार देती है। डोंग लिंगी बोल रही होती है क्या ये बात सच है? ईफन का तुम्हारी क्वालिफिकेशन सिर्फ येलो लेवल पर ही है क्या? ईफन बोल रहा होता है हाँ ये बात सच है। लुआओ सोच रहा होता है कि मैंने ये बात खोल के ना काफी ज्यादा अच्छा किया, इस कम्युनिटी की क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ येलो रैंक पर है और मुझे पता है कि हमारे होलैंड के अंदर क्वालिफिकेशन की काफी ज्यादा वैल्यू होती है। सभी लोग कहते हैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही ना एक कल्टीवेटर कितना आगे जा सकता है पता चलता है। अब जो सिंटेस है वो इसे बात भी नहीं करेंगी और वो इसको पक्का से ना भगा देंगी, ये देखने में सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। सिंटेस बोल रही होती है कि तुम सिर्फ येलो रैंक पर हो, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ईफन बोल रहा होता है मेरी क्वालिफिकेशन कम है तो ये अच्छा कैसे हो सकता है? सिंटेस बोल रही होती है जो मिस्टी होईलैंड के होईलॉर्ड है ना उनकी भी क्वालिफिकेशन ना सिर्फ येलो रैंक पर थी, लेकिन आज वो होईलॉर्ड बन रखे हैं और उनका मुकाबला करने की पावर ना बहुत ही कम लोगों के पास में है।
तो ये चीज प्रूव कर दे कि जो क्वालिफिकेशन होती है वो कोई खास चीज नहीं होती, आपकी फ्यूचर ग्रोथ को ना ये डिटरमाइन नहीं कर सकती। अगर आपकी क्वालिफिकेशन लो है लेकिन आपकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब यह है कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर ना आप नाम बना सकते हो। बाय ईफन, मेहनत करना। मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर के अंदर तुम बहुत अच्छा काम करोगे। जिस भी दिन तुम ना डिवाइन हीलर में पहुंचोगे, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी ताकि तुम्हें भी ना मुझे पीक पे ले लिया जाए। ईफन बोल रहा होता है, सीनियर सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ऐसी बात है ना तो मैं जल्दी आपसे मिलने के लिए आऊंगा। शौक होते हुए लुआओ बोल रहा होता है, क्या? सिंटेंस ने कहा कि वो इसको पर्सनल रिकमेंड करेंगी। जिन भी लोगों को 5 to डिसाइपल रिकमेंड करते हैं उनकी वैल्यू सेट के अंदर ना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि जो सेट के मास्टर्स हैं वो भी उस बच्चे के ऊपर ध्यान देने लगते हैं और स्पेशली उस बच्चे को ना बेहद ही कमा के रिसोर्सेस दिए जाते हैं। आखिर इस कमी ने बाई ईफन का लक इतना अच्छा कैसे हो सकता है? जिस भी दिन ये डिवाइन हीलर में पहुंच गया, इसकी किस्मत अब से खुल जाएगी। लू वही बोल रहा होता है कि अभी काफी लेट हो चुका है, हमें वापस चलना चाहिए। वैसे भी हम लोगों ने अब काफी ज्यादा मेहनत कर ली है, वक्त आ चुका है कंट्रीब्यूशन पॉइंट लेने का। सीन चेंज होता है, हमें कंट्रीब्यूशन हॉल का सीन दिखाया जाता है। ईफन बोल रहा होता है एल्डर की, जो यहाँ से वाला मिशन था ना वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है और उसी का हम लोग रिवॉर्ड लेने के लिए आए हैं। रिवॉर्ड देते हुए एल्डर की बोल रहे होते हैं, बच्चों तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। सच में ये मिशन ना काफी हार्ड था, लेकिन तुम लोगों ने इसे काफी जल्दी कंप्लीट कर लिया। ये लो तुम सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन पॉइंट। अपने पॉइंट को चेक करते हुए ईफन बोल रहा होता है एल्डर की, आपका शुक्रिया। ईफन सोच रहा होता है कि अभी मैं सेट के अंदर एक नया डिसाइपल हूँ और ऐसे में पहले मिशन के साथ ही 60 कंट्रीब्यूशन पॉइंट कमा लेना, ये चीज ना बिल्कुल भी इजी नहीं थी। जिंग्यू बोल रही होती कि अगर सेट के अंदर हमारे पास कंट्रीब्यूशन पॉइंट है तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि हम खरीद नहीं सकते। मैं सोच रही हूँ कि इन पॉइंट्स का यूज करते हुए ना मार्शल आर्ट खरीद लूं। लू वही बोल रहा होता है, हाँ मुझे मार्शल आर्ट ही चाहिए थी। तभी लुआ बोलता है, बाई फैन एक सेकंड रुको। सभी लोग पीछे मुड़ते हुए बोल रहे होते हैं कि अभी ने क्या हो गया। लुआ बोल रहा होता है, ईफैन मैंने पहले कुछ नहीं बोला क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ जियाओची थी। क्या तुम सच में सीजोंग की रिंग को अपने लिए रखने वाले हो क्या? क्या तुम वो हमारे साथ में शेयर नहीं करोगे? ईफैन बोल रहा होता है कि मैं वो शेयर क्यों करूं? क्या तुमने सुना नहीं था? सीनियर सिस्टर ने क्लियरली बोला कि ये रिंग अब मेरी है। लुआ बोल रहा होता है कि तुम्हारे ग्रुप का लीडर ना मैं था और एक लीडर होने के तौर पे मैं तुम्हें रिंग नहीं लेने दूंगा। एक लीडर के पास में ना ये अथॉरिटी होती है कि जितनी भी लूट मिलेगी ना वो अपनी टीम के लोगों में बांटे, तो फटाफट से अपनी स्टोरेज रिंग को ना मेरे को दे दो, अकेले तुम इस चीज को नहीं रख सकते। लू वही बोल रहा होता है, लुआ तुम्हारी बकवास को ना मैं कब से सुने जा रहा हूँ, लेकिन अब तुमने ना यहाँ पे हद पार कर दी है। जब तक सिस्टर जियाओची हमारे पास में थी तब तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम इस रिंग के बारे में ना वहाँ कुछ भी कह सको, और अब जबकि वो यहाँ से जा चुकी है तो तुम बकवास कर रहे हो। तुम ना एक नंबर घटिया इंसान हो जो कि बस यहाँ ब्रदर ईफन को लूटने के बारे में सोच रहा है। तुम ये बोल रहे हो कि तुम लीडर थे। एक बात बताओ, इस मिशन के अंदर तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? अगर तुम्हारे भरोसे हम रहे होते ना तो हम लोग मारे गए होते। ब्रदर ने तुम्हारी जान बचाई है, कम से कम इसी की शर्म तो रख लो। लू वहाँ बोल रहा होता है, मोटे कहीं के तूने यहाँ पे क्या कहा? लू वही बोल रहा होता है कि तेरे कान के अंदर ना तकलीफ चल रही है। मैंने यहाँ पे जो भी कुछ बोला क्या एक बार सुनाई नहीं देता क्या? मैं यहाँ पे साफ साफ वही कह रहा हूँ कि अगर ब्रदर ईफन नहीं होते तो हम सभी लोग ना वहाँ मारे गए होते, और अब जबकि इनकी वजह से तू यहाँ बच चुका है तो तू यहाँ पे फालतू बकवास किए जा रहा है। लुआ बोल रहा होता है कि लालच ना सभी लोग के अंदर होती है। इस मिशन के अंदर मैं भी तो इंजर्ड हुआ हूँ ना, तो इसी वजह से स्टोरेज रिंग ना मुझे ही मिलनी चाहिए, और ऊपर से इस मिशन का लीडर मैं था। लेकिन फिर भी ईफन ने ना मेरी एक भी बात नहीं मानी, वही अपने हिसाब से ये सारे काम करता रहा। इसी वजह से यहाँ पे सभी लोगों के सामने ना मुझसे माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो इस कमीने की ना मैं यहाँ पे कंप्लेन कर दूंगा। तभी जो ईफन होता है वो आगे बढ़ते हुए लुआ को थप्पड़ मार देता है। ईफन बोल रहा होता है, ये विकलौती चीज है जो तुम डिजर्व करते हो। लुआ बाकी लोगों को ना इतना ही बुली मत कर दो कि उन लोगों को तुम पे हाथ उठाना पड़ जाए। सभी लोग बोल रहे होते हैं, ईफन शांत हो जाओ प्लीज, यहाँ पे लुआ को मत पीटो। ईफन बोल रहा होता है कि कब से सुन रहा हूँ, अब मेरा दिमाग खराब हो चुका है। जब मैं कमरे में आया था और इस कमीने में बेइज्जती करी थी ना, उसी वक्त मुझे इसको पीट देना चाहिए था। इसकी सुन सुन के ना मेरा दिमाग पूरा फट रहा है। अगर तुम यहाँ पे चाहते हो ना कि मैं तुमसे माफी मांगू तो सेट में सभी के सामने अपने घुटनों में बैठना और उसके बाद बोलना कि ब्रदर ईफन मुझे खुश करने के लिए ना मुझसे माफी मांग लो, शायद से फिर ना मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। लुआ बोल रहा होता है, ईफन तुम स्टार्टिंग में एक कचरा थे, फिर भी हमारी टीम के अंदर ना मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। ये चीज करके मैंने अपनी काइंडनेस शो करी थी, पर तुमने जो यहाँ पे मेरे साथ में किया वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं इस चीज को ना कभी नहीं भूलूंगा। फिर जिंगू के पीछे आते हुए बोल रहा होता है, लेकिन चलो आज के लिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, अगली बार से मुझसे ना अच्छे से बात करना। वहाँ से जाते हुए लुआ बोल रहा होता है कि अगर अगली बार तूने मुझे मारा ना तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। लुआ सोच रहा होता है, ईफन तुम बस वेट करो,
तुम्हारा हाल ना मैं बहुत ही बुरा करूंगा। लेकिन तभी ईफैन बोलता सीने बदल लुआओ एक सेकंड रुक जाइए। लुआओ बोल रहा होता है कि लगता है तुम्हें पता चल गया कि आखिर मैं कितना अच्छा हूँ, देखो मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तभी ईफैन लुआओ से थप्पड़ मार देता है। जिंग चाहते हुए बोल रही होती ईफैन प्लीज फाइट मत करो। ईफैन बोल रहा होता है कि तुम्हारी बातों के बारे में मैं जितना सोच रहा हूँ ना मुझे उतना गुस्सा आ रहा है, इसी वजह से अपने हाथों को ना मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जिंगू बोल रही होती है ईफैन फाइट करने के लिए जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फिलहाल के लिए हम लोग कैसे चलना चाहिए। लुआओ बोल रहा होता है कमीने ईफैन तू अपनी लिमिट्स को ना कब का क्रॉस कर चुका है, लगता है कि तुझे यहाँ पे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी जो ईफैन होता है वो उसे गले पर सौ रख देता है। ईफैन बोल रहा होता है कि मैं भी ना कब से तेरे को सह रहा हूँ, बट अब मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है कि तुझे खत्म कर दिया जाए। देख मुझे पता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन हॉल है, इसी वजह से ना मैं तेरे को नहीं मार रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुम्हें दिख गया ना तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। इसी वजह से आज के बाद मेरे सामने ना अपना गंदा चेहरा लेके कभी मत आना, वरना वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ईफैन बोलता चलो दोस्तों इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम लोग को यहाँ चलना चाहिए। वही लुआओ सोच रहा होता है भाई ईफैन तुमने लिमिट क्रॉस कर दी, इस बेइज्जती को ना मैं आज के बाद कभी नहीं भूलूंगा। वहाँ खड़े बंदे बोल रहे होते हैं ये तो नेवर डिसाइपल था ना भाई ईफैन, आखिर ये बंदा इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है। दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं सच में ईफैन की हिम्मत काफी बढ़ गई है, लगता है कि इसको पता नहीं कि सेट के अंदर ये रूल है कि कोई भी आपस में फाइट नहीं कर सकता, क्या ये हमारे सेट को भी खुद से नीचे समझता है क्या। लू वही बोल रहा होता है बता ईफैन आपको ज्यादा इम्पल्सिव हो गए थे, अगर आपको इस कमी लुआ को पीटना ही था तो बाहर चल के पीट लेते, कंट्रीब्यूशन हॉल में आपने इसको पीटा है ना ये चीज सबने देख ली है, और अगर गलती से भी ये चीज किसी ने रिपोर्ट कर दी ना तो बाद में जो एल्डर्स हैं वो आपको पनिश करेंगे और इससे आपके ऊपर ना काफी सारी दिक्कतें भी आ सकती है। ईफैन बोल रहा होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी होगा ना वो मैं देख लूंगा। वैसे आप सभी के लिए मेरे पास में कुछ था, इन तीनों बोटल्स को आपस में बांट लो। शौक होते हुए लुवई बोल रहा होता है ये तो 4th लेवल का मिथिकल बर्ड का ब्लड है ना। ईफैन बोल रहा होता है तो मैं सही समझा ये उसी का ब्लड है। जैंग टी बोल रहा होता है लेकिन इतने पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट का ब्लड आपके पास में कहाँ से आया, आपको पता है कम से कम इस एक बोतल की कीमत ना 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट है, क्या इतनी महंगी चीज आप हम लोग को ऐसे ही दे रहे हो। ईफैन बोलता है ये मुझे ना यांग सिजोंग की रिंग में से मिला था, और वैसे भी हम सभी लोगों ने इस मिशन को लेके काफी ज्यादा मेहनत करी है, इसमें मिलने वाली हर एक चीज हम सभी में बटेगी। अब यहाँ पीछे तो कैसे यूज करना है ये आपके ऊपर है, भले ही इसका यूज करते हुए आप कंट्रीब्यूशन पॉइंट ले लो या फिर इसको ना अपनी ट्रेनिंग में यूज करो, ये सभी आप ही के ऊपर है। ईफैन सोच रहा होता है कि एक्चुअली में ये एक मुर्गी का ब्लड है जो कि मैं अर्थ से ना यहाँ पे लेके आया था, मुझे खुद नहीं पता कि ये चीज ना यहाँ पे इतनी कमाल की बन जाएगी। खुश होते हुए लुवई बोल रहा होता है कि मैंने भी कभी अपने लाइफ के अंदर ना एक 4th लेवल के बीस्ट का ब्लड नहीं देखा, सच में ये चीज बहुत ही कमाल की है। जिंग्यू बोल रही होती है कि हमारे बता भाई ईफैन ना एक बहुत ही अच्छे इंसान है। ईफैन सोच रहा होता है कि यांग सिजोंग की फाइट के अंदर मैं सभी कैरेक्टर को अच्छे से देख लिया है और मुझे पता चल चुका है कि तीनों ही लोग ना काफी ज्यादा अच्छे हैं। तभी ईफैन बोलता है लुवई मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही कमाल की चीज है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास ना अलग तरीके का कल्टीवेशन मेथड है, शायद से ये चीज तुम्हारे काफी ज्यादा काम आ सकती है। लुवई बोल रहा होता है सच में आप तो काफी ज्यादा अच्छे हो, आप में सिर्फ हम लोग को ब्लड ही नहीं हार्ट भी दे दिया। जिंग्यू बोल रही होती है कि ब्लड के मुकाबले ये और भी प्रीशियस है, वैसे आखिर यांग सिजोंग ने ऐसा भी क्या किया होगा जो कि उसने इतने सारे पावरफुल बर्ड बीस्ट को पकड़ लिया होगा। 4th लेवल के बीस्ट मिलाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और उसके पास में यहाँ पे सिर्फ बीस्ट का ब्लड ही नहीं बल्कि उनके हर्ट भी है। सच में यांग सिजोंग के पास में ना बेहद ही कमाल की पावर थी, लगता है कि आप लोग सही कह रहे थे, वो इंसान काफी ज्यादा अच्छा था, अगर वो हम लोग को मार चाहता तो हम सच में मर गए होते। ईफैन को लगाते हुए लुवई बोल रहा होता है बता ईफैन आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, पहले हम लोग दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब से हम लोग ब्रदर्स हैं, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है ना जितना कि मेरी फैमिली ने भी नहीं किया। ईफैन बोल रहा होता था दूर हो जाओ, तुम्हारी नासुओं की वजह से ना मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। सीन चेंज होता है, हमें लॉ एनफोर्समेंट हॉल का सीन दिखाया जाता है। एल्डर्स बोल रहे होते हैं लुआओ क्या तुमने यहाँ पे जो भी कुछ कहा है वो सच है क्या। लुआओ बोल रहा होता है एल्डर आप देख सकते हैं मेरे मुंह के ऊपर से वो निशान ना अभी भी गायब नहीं हुए, मिशन के वक्त उस कमीने ईफैन ने मेरी एक भी बात नहीं मानी, यहाँ तक कि वापस आने के बाद में ना उस साटे से ले लिया, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। जब उसे इस चीज के बारे में बात करने के लिए मैं उसके पास में गया तो कंट्रीब्यूशन हॉल में सभी के सामने उसने मुझे काफी ज्यादा पीटा, अगर मैं चाहता तो मैं भी उसको मार सकता था, लेकिन अपने सेट के रूल की इज्जत करते हुए मैंने वहाँ पे हाथ नहीं उठाया। मैं चाहता हूँ कि आप उस कमीने को ना अच्छे से पनिश करो। एल्डर बोल रहे होते हैं अच्छा तो ये सब कुछ हुआ था, वुलोंग और फेंगचू तुम दोनों जाओ और ईफन को यहाँ पर लेके आओ।
इस बंदे को ना मैं पर्सनल इंटरोगेट करूंगा। तभी वो लोग फेंगचू आते हुए बोल रहे होते हैं, हाँ एल्डर, उस कमीने को ना हम 2 मिनट लेके आ जाएंगे। आगे हम देखते वो लोग फेंगचू जा ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने लुआ आता है। फेंगचू बोल रहा होता है कि तुम हमारे सामने क्यों आ गए, तुम्हें क्या चाहिए। तभी उन लोगों को कॉइन्स देते हुए लुआ बोल रहा होता है, मैं तो बस यही कह रहा था कि उस कमीने ईफैन ने ना मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती करी है। उम्मीद है कि उसको सबक सिखाने में आप लोग मेरी काफी ज्यादा हेल्प करोगे। वो लोग बोल रहा होता है कि इतने कम पैसों में हम एक्शन नहीं लेते। फेंगचू बोल रहा होता है कि अगर तुम्हारे पास में कुछ और होता ना तो बात बन जाती। लुआ बोल रहा होता है, दोनों सीनियर ब्रदर आप लोग काफी ज्यादा ग्रेट हो, पर बेकार बात है कि अभी मेरे पास में ना कुछ भी नहीं है। मैं अपने घर पे जा रहा हूँ ताकि मैं और पैसे लेके आ सकूं। आप प्लीज कुछ भी करके उस कमीने का हाथ खराब कर दो ना। फिर लुआ के पैसों को उठाते हुए फेंगचू बोल रहा होता है, हाँ इसका वजन काफी ज्यादा भारी है, इतने पैसों के बदले में ना तुम्हारा काम हो जाएगा। लुआ बोल रहा होता है कि मुझे पैसे से फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ कि उस कमीने को ना आप अच्छा सबक सिखा दो। सभी के सामने आज मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, सबको ये बात पता चलनी चाहिए कि जो मुझे प्रोवोक करेगा वो नहीं बचने वाला। लुआ सोच रहा होता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ जो कि इन लोगों को सारे पैसे दे दूं। अगर ये सारे पैसे लेने के बावजूद भी इन लोगों ने मुझे उस कमीने ईफैन से वो रिंग दिलवा दी तो उसके अंदर से ना पक्का से बहुत सारी कमाल की चीजें बाहर निकलेगी और मुझे ना बहुत सारा प्रॉफिट भी होगा। फेंगचू बोल रहा होता है कि तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे पास में ना कुछ बहुत ही कमाल के पिल्स है जिसका यूज करते हुए हम लोग किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। आज एल्डर के सामने उस कमीने ईफैन की ना बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है और देखना कैसे वो सभी लोगों के सामने अपने क्राइम को एडमिट करेगा। लुआ बोल रहा होता है, सच में आपका तरीका तो काफी ज्यादा कमाल का है। सीन चलता में ईफैन घर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक पेड़ के पास में बैठ के ईफैन कल्टीवेट कर रहा होता है। ईफैन सोच रहा होता है कि मुझे अपने आसपास की हर एक चीज को नोटिस करना होगा, जो डस्टी मेरे पास में उड़ रही है जिसको भी नोटिस करना होगा, तभी जाके मैं इस टेक्निक को मास्टर कर पाऊंगा। फिर जैसे ही वहाँ ईफैन अपनी आगे खोलता है ब्लड शील्ड एक्टिवेट हो जाती है। ईफैन बोल रहा होता है कि फाइनली मैं इस टेक्निक को सीख लिया। मॉर्टल रैंक्स के ऊपर जो ब्लड शील्ड है ये बहुत टॉप नॉच टेक्निक है। जैसे जैसे मेरी कल्टीवेशन इंक्रीज होगी उसी के हिसाब से ये शील्ड भी ना काफी ज्यादा पावरफुल बनते जाएगी। अगर मैं इस टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता हूँ तो मेरे पे कोई भी स्नीक अटैक भी नहीं कर पाएगा। यांग सीज़ोंग की रिंग के अंदर ना सबसे कमाल की चीजें टेक्निक की थी। इसके अलावा इस रिंग के अंदर ज्यादातर पिल्स ही पड़ी हुई है, जो पिल्स कहीं से भी ना मेरे तो किसी काम की नहीं है। मैं अर्थ पे जाने के बाद में वहाँ से वो सही चीजें लेके आ जाऊंगा और फिर कंट्रीब्यूशन हॉल को देते हुए बोलूंगा कि मुझे यांग सीज़ोंग की रिंग में से मिली है, इससे मुझे ना सच में काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। तभी ईफैन के दरवाजे पर लात मारते हुए फेंगचू बोल रहा होता है, अच्छा तो ये है उस कमीने ईफैन का घर। वुलोंग बोल रहा होता है, वो देखो वो हमारे सामने ही खड़ा है। ईफैन बोल रहा होता है कि तुम लोग कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वुलोंग बोल रहा होता है कि हम लोग यहाँ पे ना लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से आए हैं। फेंगचू बोल रहा होता है, लड़के लगता है कि तुम्हारी हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ गई है, आखिर कंट्रीब्यूशन हॉल के बाहर तुमने एक बंदे को कैसे मारा, लगता है कि तुम्हें ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। लुआ सोच रहा होता है, ईफैन मुझे देखना है क्या कर अब तुम क्या कर लेते हो, इन दोनों ब्रदर्स के सामने ना तुम कुछ नहीं कर सकते, ये लोग तुम्हें यहाँ पे ऐसा फंसाएंगे कि तुम कभी नहीं बच पाओगे। ईफैन बोल रहा होता है, ठीक है आप ऐसा चलने में ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो मेरे पास में करने के लिए काफी सारे इंपॉर्टेंट काम थे और मुझे बहुत ही अर्जेंटली कंट्रीब्यूशन हॉल भी जाना था, लेकिन लगता है कि अब मुझे ना आपसे चलना पड़ेगा। वुलोंग बोल रहा होता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें क्या काम थे। ईफैन बोल रहा होता है कि लगता है कि सीनियर ब्रदर ने ना आपको चीज के बारे में नहीं बताया, मेरे पास में एक 4th लेवल की मिथिकल वर्ड का ब्लड था जो कि मैं कंट्रीब्यूशन हॉल में एक्सचेंज करने के लिए जा रहा था। इसी चीज को इन्होंने ना मुझसे फोर्स में लेने का ट्राई किया था और इसी वजह से मैंने इनको मारा भी था, वरना आपको क्या लगता है कि बिना किसी बात के सभी के सामने मैं इनको ऐसे ही पीट दूंगा क्या। फेंगचू बोल रहा होता है, क्या एक 4th लेवल के मिथिकल ब्लड का ब्लड, सच में ये तो काफी ज्यादा महंगी चीज है। लुआ बोल रहा होता है कि कमीना झूठ बोल रहा है, ऐसी चीज के ऊपर ना हमारी कोई फाइट नहीं हुई थी, इसने बिना किसी रीजन के ही सभी सामान पीट दिया था। फेंगचू बोल रहा होता है कि लगता है कि तुम भूल गए हमारे पास में 2 पिल्स है और जो भी ये खाता है ना वो सबको सच ही बोलता है, ये खाने के बाद में तुम ही सच ही बताओगे। लुआ सोच रहा होता है कि ये कमीना ना मेरे को धमकी दे रहा है। फिर लुआ बोलता है, ब्रदर्स मेरे पास में काफी अच्छा आइडिया है, कैसा लगा कि इस कमीने ईफैन से हम सब कुछ ले लें, उसके बाद में सारी चीजों को हम लोग ना आपस में 50-50 बांट लेंगे। फेंगचू बोल रहा होता है, 50 नहीं 80-20, हमें 80% मिलेगा और तुम्हें 20%। लुआ बोल रहा होता है, ठीक है फिर ये डील रहा। लुआ सोच रहा होता है, इस कमीने ईफैन की वजह से मुझे काफी लॉस हो गया, मुझे पता था कि उस रिंग के अंदर कुछ बहुत ही कमाल की चीज होगी, पर इतनी कमाल की चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ऊपर से दोनों ब्रदर्स ना काफी लालची हैं, ऑलरेडी मेरे पास जितने भी कॉइन्स थे मैं इन लोगों को दे चुका हूँ, उसके बाद में भी ये ट्रेजर पे भी हाथ डाल रहे हैं।
इस ई फैंग के चक्कर में मुझे बहुत ज्यादा लॉस हुए हैं। फेंग चू बोल रहा होता है, देखो लड़के, हम अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पे तुम्हारे चक्कर में ना हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो इसी वजह से फटाफट से हमारे साथ चलो। ई फैन बोल रहा होता है कि आपकी बातों को ना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी जस्ट मैं कल्टीवेट करके उठाऊं और मेरी बॉडी के ऊपर ना बहुत सा पसीना लग रखा है। अगर जाने से पहले मैं नहा के नहीं गया और अगर तो मुझे गलती से जेल हो गई तो उसके बाद मुझे नहाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। सीनियर ब्रदर, मुझे बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं अंदर जाके ना अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ। फेंग चू बोल रहा होता है कि हम लोग भी ना तुम्हारे साथ ही आएंगे, जिससे कि तुम हम लोग को यहाँ पे बेवकूफ ना बना सको। वुलोंग बोल रहा होता है, लुआओ तुम यहाँ पे वेट करोगे, हम लोग के साथ में ना तुम अंदर नहीं आ सकते। लुआओ बोलता है, हाँ ब्रदर आप लोग जाओ, मैं आप लोगों का ना यहीं पे वेट करूंगा। आगे वो सभी लोग ईफा के कमरे में आ गए होते हैं। फेंग चू बोल रहा होता है, देखो लड़के, अगर तुम यहाँ पे हम लोग को ट्रिक करने की सोच रहे हो ना तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि भले तुम यहाँ पे कुछ भी क्यों ना कर लो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ईफन बोल रहा होता है कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो कि यहाँ पे आप दोनों से पंगा लेने बैठूंगा, मैं तो बस यहाँ पे अपने कपड़े ढूंढ रहा हूँ और कुछ नहीं। फेंग चू बोल रहा होता है, बिग ब्रदर यहाँ पे कुछ तो अजीब है, आपको पता है बाहर के मुकाबले यहाँ की जो एनर्जी है ना ये काफी डेंस है, इस घर की एनर्जी नॉर्मल जगह से ना काफी डेंस है। वुलोंग बोलता है, ब्रदर एक बार वहाँ पे देखो, वहाँ पे वो जो कारपेट है ना वो डोरा ग्रास का यूज करते हुए बनाया गया है, आखिर इतनी रेयर चीज जमीन पे क्या कर रही है। और वहीं देखो उस बेड के पास में एक दांत पड़ा हुआ है जो कि ना एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट का दांत है। वहीं जिस कमरे में टावल पड़ा हुआ है ना ये भी काफी ज्यादा अजीब है, ऐसा लग रहा है कि ये टावल ना किसी मिथिकल बीस्ट के फेदर से बनाया गया है। इस घर में जितनी भी चीजें रखी हुई है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, हर एक चीज ना बहुत ज्यादा अजीब और काफी ज्यादा रेयर है। फेंग चू बोल रहा होता है, ये सारी की सारी चीजें ट्रेजर्स है, आखिर इस बंदे के पास में ये सब कुछ कहाँ से आया। वुलोंग बोल रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो, अगर यहाँ पे इस घर के अंदर रखी हुई हर चीज को ऑक्शन किया जाए ना तो ये काफी ज्यादा महंगी बिकेगी। ई फैन बोल रहा होता है कि ये सारी चीजें ना मेरे किसी भी काम की नहीं थी, तो इसी वजह से कैसे भी करके मैं इन सभी चीजों का यूज ले रहा हूँ और कुछ नहीं। आपको पता है मुझे नॉर्मली ना हर बात लेना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन ना मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था जो कि मेरे किसी काम का नहीं है, तो ये ना आप ले सकते हो। शौक होते वुलोंग बोल रहा होता है कि मेरे हाथों में टॉप नॉच क्वालिटी के हर्ब्स पड़े हुए हैं। फेंग चुई बोल रहा होता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा रेयर है, डिसाइपल्स के छोड़ो एल्डर्स तक के पास में ना इतनी कमाल चीजें नहीं मिल पाएंगी। ब्रदर लगता है कि इस बंदे का बैकग्राउंड ना काफी ज्यादा खतरनाक है, क्या आपको लगता है कि उसका लुआओ के लिए हमें इसे ऑफेंड करना चाहिए। वुलोंग बोल रहा होता है, हाँ सेकंड ब्रदर तुम सही कह रहे हो, अगर एक बंदे के पास में इस कमाल की चीजें हैं तो पक्का से उसका बैकग्राउंड होगा ना वो बहुत ही खतरनाक होगा, और हम लोग को जिंदगी भर ना सेक्ट में नहीं है ना बाहर भी जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि इसको ऑफेंड करने की वजह से हमारे लिए बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाए। वहीं बाहर का लुआ सोच रहा होता है कि अंदर चल क्या रहा है, उन लोगों को अंदर गए हुए ना कम से कम आधा घंटा हो चुका है। बाहर आते हुए फेंग चू बोल रहा होता है, लिटिल ब्रदर आपको काफी ज्यादा वेट करना पड़ गया। शौक होते हुए लुआओ बोल रहा होता है कि आप दोनों अकेले ही बाहर आए, आखिर आप यहाँ पे क्या करने की सोच रहे हो। फेंग चू बोल रहा होता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करने की सोच रहे हैं, हम यहाँ पे अपने प्यारे लिटिल ब्रदर को ना अपने साथ लॉ एनफोर्समेंट हॉल लेके जाएंगे, हमें यहाँ पे समझ में आ चुका है कि कौन सही और कौन गलत, और यहाँ पे किसको सपोर्ट करने में ना हमारा फायदा होगा। लुआ बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग को तो मैंने हायर किया था ना। सीन चेंज होता है, हमें लॉ एनफोर्समेंट हॉल का सीन दिखाया जाता है। फेंग चू बोल रहा होता है, एल्डर्स हम लोग की रियलिटी का पता चल चुका है, इसी वजह से हमने सर के लुआओ को ना टूजन पिल दे दी है, अब जो भी रियलिटी है ये खुद ही बोल देगा। लुआओ बोल रहा होता है कि रियलिटी तो ये है कि उस बैटल के अंदर से ना मैं भागने का ट्राई कर रहा था, और जब हम लोग जीत गए ना तब सब कुछ लूटने का ट्राई कर रहा था, पर इस कमीने ईफन की वजह से अपने हर एक चीज के अंदर फेल होता गया। मैं यहाँ पे जानबूझ के इस कमीने को फंसाने का ट्राई कर रहा था, मैंने पहले यहाँ पे आके जो भी कुछ कहा था वो सरासर झूठ है, असल में मैं बस यहाँ पे ईफन को फंसाने का ट्राई कर रहा था, पर रियलिटी तो ये कि मेरी जान ईफन की वजह से बची है, और ईफन के पास में जो भी कुछ है ना उसके ऊपर उसका हक है, मैं तो बस यहाँ पे उसका हक मारने का ट्राई कर रहा था और कुछ नहीं। लुआ सोच रहा होता है उस बेकार पिल की वजह से मुझे यहाँ पे सब कुछ कहना पड़ रहा है, कितना भी ट्राई करने के बावजूद भी ना मैं तो रोक नहीं पा रहा। एल्डर बोल रहे होते हैं कि अब इस केस में कहने सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा, देखो लुआ तुम एक बहुत डरपोक इंसान हो, अपनी टीम को लीड करने के लिए तुम काबिल ही नहीं थे, बैटलफील्ड से भागना ना कभी भी कोई ऑप्शन नहीं होता। ईफन ने यहाँ पे जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, तुम्हें यहाँ पे पनिशमेंट के तौर पे अपने 6 महीने की सैलरी हम लोग को देनी होगी, और अगले 3 साल के लिए तुम्हें केव में कैद किया जा रहा है। अब अगले 3 साल तक बैठ के ये सोचना कि आखिर तुमने सारे बुरे काम क्यों किए। लुआ बोल रहा होता है, एल्डर 1 सेकंड रुको, इन दोनों सीने के बारे में ना मुझे आपको कुछ कहना था।
तभी वुलोंग और फेंगचू आगे बढ़ते हुए उसके मुंह को जमीन में गाड़ देते हैं। फेंगचू बोल रहा होता है कि हमारे एल्डर काफी समझदार है, उन्होंने इस बुरे बच्चे को बिल्कुल सही सजा दी। अब हम इसको लेके जाके ना इसी केव में फेंक देते हैं। जब भी वहाँ पे रहेगा ना तभी इसको समझ में आएगा कि आखिर इसने कितनी बड़ी गलती करी थी। एल्डर बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे ईफेन ने काफी अच्छा काम किया है और उसने हेवनली ट्रेजर को भी ना हम लोग को हैंड ओवर किया है। इसी वजह से इसे यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे 30 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिल रहे हैं। फ्रंट हॉल में जाने के बाद में तुम इन कंट्रीब्यूशन पॉइंट कलेक्ट कर लेना। ईफेन बोल रहा होता है एल्डर आपका शुक्रिया। एल्डर बोलता है ठीक है फिर ये केस यहीं पे खत्म होता है, अब सभी लोग अपने अपने घर जा सकते हो। वुलोंग बोल रहा होता है ब्रदर ईफेन अब से हम लोग आपके ब्रदर्स हैं। अगर हमारे होलैंड के अंदर आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आती है तो बस एक बार ना हम लोग को बोल देना, आपकी हेल्प करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। फेंगचू बोल रहा होता है हाँ ये बात सच है, सेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम लोग नहीं कर सकते या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो कभी भी किसी भी काम के लिए ना आप हम लोग को याद कर सकते हो। ईफेन बोलता है ठीक है ब्रदर्स, वैसे भी आप लोग की करी हुई आज की हेल्प को ना मैं याद रखूंगा। कॉरिडोर में चलते हुए वुलोंग बोल रहा होता है कि हम लोग को ना आज सच में मजा आ गया, दोनों ही पार्टीज की तरफ से दबा के पैसा मिला है। इस बाई ईफेन ने हमें काफी महंगे आर्टिफैक्ट दिए, वहीं उस बेवकूफ लुआओ ने ना हमें बहुत सारा पैसा दिया। फेंगचू बोल रहा होता है कि इसे तो इजीली ना हमारा 6 महीने का काम हो जाएगा ब्रदर, लेकिन तभी ऊपर से उन लोग के ऊपर एक बोरिया गिरती है। फेंगचू और वुलोंग बोल रहे होते हैं कि आखिर ये क्या चीज है और किसमें इतनी हिम्मत हो गई जो कि वो हम पे बोरी फेंक रहा है, थोड़ी देर के अंदर ही ना हम इस बोरी को काट देंगे और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पे कोई आते हुए उन दोनों की पिटाई कर देता है। वुलोंग बोल रहा होता है कमीने लड़के मुझे मेरी चीजों को वापस करो, तुम यहाँ पे दिन दहाड़े ना मुझे चोरी नहीं कर सकते। तभी दूसरा बंदा होता है वो सामान चुरा के वहाँ से भाग जाता है। वुलोंग बोल रहा होता है सेकंड ब्रदर क्या तुम ठीक हो क्या, जिस बंदे ने हमारे पर अटैक किया ना सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, हम लोग तो इसके सामने रेजिस्ट भी नहीं कर पाए। फेंगचू बोल रहा होता है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरा सामान कहाँ चला गया, वही हम तो चोर होता है वो और कोई नहीं हमारा ईफेन होता है। ईफेन बोल रहा होता है कि मैं अपनी चीजें ना फ्री में किसी को भी नहीं देता, इन्हें क्या लगा था मेरे को लूटना इतना आसान है। सीन चल होता है हमें होली लैंड के मार्शल पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। एल्डर बोल रहे होते हैं लड़के क्या तुम श्योर हो, क्या तुम यहाँ पे इतने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट बुल डीमन पावर टेक्निक के लिए दे रहे हो क्या, मैं तुम्हें यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगा कि अच्छे से सोच लो। ईफेन बोल रहा होता है एल्डर पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, फटाफट से ये टेक्निक ना आप मेरे को दे दो। एल्डर बोल रहे होते हैं कि इस टेक्निक के ऊपर ना सिर्फ तुम अपने वक्त को बर्बाद करोगे, देखो इस टेक्निक को खरीदने के अंदर तुम्हारे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट लग जाएंगे और उसके बाद में भी ना तुम इसे मास्टर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज तक इसे कोई मास्टर कर ही नहीं पाया है। सभी लोग कहते हैं कि ये टेक्निक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसको समझना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और तुम्हारी जो भी कल्टीवेशन है ये भी काफी ज्यादा लो है, इतनी कम कल्टीवेशन के साथ में इसे सीखना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। हंसते हुए ईफेन बोल रहा होता है एल्डर आपके पास की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ पे शटियों खरीद रहा हूँ तो कुछ सोचे खरीद रहा हूँ ना। एल्डर बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारे पैसे हैं जैसे खर्च करने हैं करो। ईफेन सोच रहा होता है कि मैं मार्शल आर्ट का रियलम इंक्रीज हो चुका है, इसी वजह से मुझे कल्टीवेट करने के लिए एक नई टेक्निक चाहिए, और वैसे भी इसे क्या ही फर्क पड़ता है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, अर्थ पे जाने के बाद में ये टेक्निक बहुत ही ईजी हो जाएगी। फिर जो हमारा ईफेन होता है वो तालिस्मान पवेलियन आ गया होता है। ईफेन बोल रहा होता है कि यहाँ पे जितने भी तालिस्मान है ना हर एक टाइप का तालिस्मान एक एक मेरे को दे दो। शौक होते हुए एल्डर भी सोच रहे होते हैं कि आखिर इस बच्चे के पास में कंट्रीब्यूशन पॉइंट आ कहाँ से रहे हैं, इतने तालिस्मान तो एल्डर्स भी नहीं खरीद पाते। फिर सीन चेंज होता है, स्पेशल वेपन पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। ईफेन बोल रहा होता है एल्डर इस वॉल के ऊपर जितने वेपन्स है ना सभी को पैक कर दो। शौक होते हुए एल्डर बोल रहे होते हैं बच्चे तुम होश में तो हो ना, इन सभी की वैल्यू ना काफी ज्यादा होगी। ईफेन बोल रहा होता है एल्डर मेरे लिए पैसे ना सिर्फ एक नंबर है, और आप यहाँ पे वेपन्स को पैक करने में ध्यान दो, पैसे की कमी नहीं होगी। ईफेन सोच रहा होता है कि देखने में सारे वेपन बेहद ही कमाल के हैं और मैं यहाँ पे चूज ही नहीं कर पा रहा था कि क्या लूं, इसी वजह से मैंने ना यहाँ के सारे वेपन्स ले लिए। शौक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर जो ईफेन है ये कर क्या रहा है, इसने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दिन के तालिस्मान पवेलियन और वेपन पवेलियन को खाली कर दिया, वहाँ पे रखी हुई सारी चीजें इस बंदे ने खरीद ली, यहाँ तक कि वेपन पवेलियन की डेविल स्वॉर्ड जो कि काफी सालों से बिकी नहीं थी, क्योंकि सभी लोग कहते थे कि वो स्वॉर्ड ना बहुत ही ओवर प्राइस्ड है, वो स्वॉर्ड भी ना ईफेन ने खरीद ली है। आखिर यहाँ पे इस बंदे के पास में कितने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है। ईफेन सोच रहा होता है कि मेरे पास इतने पॉइंट्स हैं जितना तुम सोच नहीं सकते। सीन चेंज होता है, हमें होली लैंड के पीछे वाले पहाड़ का सीन दिखाया जाता है। ईफेन सोच रहा होता है कि बुल डीमन टेक्निक को इसी तो कोई मास्टर नहीं कर पाता, क्योंकि ये टेक्निक ना एक बहुत ही महंगी टेक्निक है
इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपको इस टेक्निक को मास्टर करना है तो पहले जो आपकी बॉडी उसे बुल बीस्ट के बहुत सारे ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करना होगा और तब जाके आप इस टेक्निक को स्टार्ट कर सकते हो। अर्थ पे मैं जाके ब्लड लेके आ गया और यहाँ पे आने के बाद मेरा ब्लड हेवनली ब्लड बन चुका है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज करने में ना सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी ईफन कुछ बैट की तरफ पत्थर फेंक देता है। ईफन सोच रहा होता है कि यहाँ पे साथ में ट्रेनिंग करने के लिए मेरे पास में कोई नहीं है, तो इसी से तुम लोग ना अब मैं टारगेट बन चुके हो। तभी वहाँ जितने बैट्स होते हैं वो ईफन के पीछे पड़ जाते हैं। ईफन बोल रहा होता है आओ आओ मेरा पीछा करो, आज तुम लोग साथ में खेलने में ना सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि तुम सभी लोग की स्पीड ना बेहद ही कमाल की है, लेकिन मेरे पंचेस के आगे तुम नहीं टिक सकते। ये बोलते वहाँ पे एक बैट को पंच मार देता है। ईफन सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल बन रही है। लगता है कि इस बुल ब्लड की वजह से मेरी फिजिकल एबिलिटीज है ये काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर ना घोड़े की ताकत आ चुकी है। चलो एक बार देखते कि मेरी पंच की पावर कितनी इंक्रीज हुई। ये बोलते वो उन बैट्स की तरफ बुल डीमन पंच मार देता है, जिसके वजह सारे के सारे बैट वहीं मारे गए होते हैं। ईफन सोच रहा होता है कि लगता है कि मैंने बुल डीमन टेक्निक को मास्टर कर लिया। सच में ये टेक्निक तो काफी ज्यादा आसान थी। पता नहीं कौन बेवकूफ बोल रहा था कि काफी ज्यादा हार्ड है। वैसे एक सेकंड रुको, ये डार्क ऑरा है ना, आखिर डार्क ऑरा कहाँ से आ रहा है? नॉर्मली तो ये और डीमंस के पास में होता है, पर आखिर हमारे हुईलैंड के अंदर डीमन कैसे हो सकते हैं? माउंटेन के किराए पे हम देखते हैं चोगे वाले बंदे को, जो कि बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हो, तो देखो छुपने का ना कोई फायदा नहीं है। अगर तुम मुझसे यहाँ पे कुछ कहने के लिए आए हो तो फटाफट से बताओ। तभी वहाँ पे आसमान के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है। पोर्टल वाला डीमन बोल रहा होता है मेरे दोस्त तुमसे मिले हुए ना काफी लंबा टाइम हो गया, न जाने कितने साल तुम इस होईलैंड के अंदर अंडरकवर एजेंट के तौर पे काम कर रहे हो और अब तुम डे बाय डे यूं जैसे बनते जा रहे हो। हम देखते इस डीमन का नाम होता है चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा बोल रहा होता है कि पक्का से तुम ना अपने बारे में भूल गए होगे, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा क्या कि तुम कौन सा डीमन लॉर्ड हो। चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है कि बकवास करनी बंद करो, तुमने मुझे जो कम्युनिकेशन तालिस्मान भेजा था उसमें तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, क्योंकि अभी इस होईलैंड वालों ने कंपैशन डीमन किंग को मार दिया है। तो फटाफट से मुझे बताओ कि आखिर इन चीजों को लेके हम लोग क्या करने वाले हैं, और जो 9 डीमन सेट वाले लोग थे उनका क्या करना है। हमारे डीमन किंग मारे जा रहे हैं, हम चुपचाप तो नहीं बैठ सकते, इन कमीनों से हमें बदला लेना होगा। वही ये सब देखते हुए ईफन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हमारे होईलैंड के अंदर डीमन सेट के स्पाइस भी छुपे हुए हैं क्या? चक्रवर्ती राजा बोल रहा होता है कि डोंग लिंग पे ना मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जब से वो इस सेट की ट्रूथ बनी है सैकड़ों बार उसने हमारे डीमंस के ऊपर अटैक किया है। अब तो उस कमीनी ने डीमन किंग कन्वेंशन को ही मार डाला। फिलहाल इस होईलैंड के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो कि डीमंस को मारना चाह रहा है, सिर्फ यही एक लड़की डोंग लेंगी जो कि हमको मारना चाह रही है। तो मेरा तो कहना है कि इसको मारना ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, ताकि यहाँ पे सभी लोग के दिल के अंदर हम लोग खौफ पैदा कर सके और इन लोगों को ही पता चले कि डीमंस कितने पावरफुल होते हैं। अगर हमने इसको मार दिया ना तो डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। ईफन बोल रहा होता है क्या डीमन लॉर्ड आखिर यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है तुम चाहते हो कि हम डोंगलिंगी को मार दें, पर तुम्हें पता जो डोंगलिंगी है ना वो इस सेट की राइजिंग स्टार है। सभी का ध्यान ना अभी डोंगलिंगी के ऊपर है, और अगर इस सेट के अंदर आके तुमने उसके ऊपर अटैक करते हुए उसको मार डाला तो मुझे यहाँ पे डर है कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच में एक और वॉर स्टार्ट हो जाएगी, और वॉर स्टार्ट होना हमारे लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चक्रवर्ती राजा बोल रहा होता है कि अगर मुझे ही मारना होता तो मैं तुमसे बात क्यों करता, अभी तक मैं जाके ना उस डोंगलिंगी को मार चुका होता। मुझे पता है कि तुम हम सभी लोगों में सबसे स्मार्ट हो, इसी वजह से इतने सालों से तुम यहाँ पे टिके हुए भी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे ना एक बहुत ही कमाल का प्लान बनाओ जिससे कि डोंगलिंगी को हम लोग खत्म कर दे और हमारा नाम भी कहीं ना आए। चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है कि मेरे पास में एक आइडिया है। आज से तकरीबन 3 दिन बाद में आउटलेट साइबर के ट्रायल शुरू होने वाले हैं, और ये जो ट्रायल्स है ना ये स्पेशल मेडिसिन गार्डन में होंगे। पिछले साल इस चीज का इंचार्ज यान यूनसोंग था, पर इस साल जो जज बन रही है ना वो है डोंगलिंगी। अगर इस मौके का फायदा उठाते हुए हम उसे केवल कंपटीशन के पास में लेके आ जाए तो फिर उसको मारना ना हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। चक्रवर्ती राजा तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? चक्रवर्ती राजा बोल रहा होता है मुझे पता ही था तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा होगा। मैं एक काम करता हूँ, जहाँ पे ट्रायल होने वाले है ना वहाँ के केव के पास में बेहद ही कमाल के हर्ब्स रख देता हूँ, जिससे कि जैसे ही सारे बंदे हर्ब्स को लेने के लिए आएंगे मैं अपने बीस्ट का यूज करते हुए उन सभी को मरवा दूंगा, और अगर इतने सारे बंदे एक जगह मारे जाएंगे तो जो डोंगलिंगी है ना वो वहाँ पे पक्का से आएगी। चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है सच में तुम काफी स्मार्ट हो, आगे के प्लान के बारे में तुम्हें बताना भी नहीं पड़ा। चक्रवर्ती राजा बोल रहा होता है कि अगर मैं इस सेट के बहुत सारे बच्चों को मार दिया
और अगर हम डोंगलिंगी को नहीं भी मार पाए ना तो भी सारा का सारा ब्लेम लिंगी के ऊपर आएगा और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। चाहे वो मारी जाए या ना मारी जाए, जीत हमारी होने वाली है। ई फैन सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे इन लोगों के इतने खतरनाक प्लान के बारे में पता चल चुका है। मुझे फटाफट से ना सोल्यूशन के बारे में सोचना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ से बाहर निकलना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर गलती से भी इस बंदे ने मेरे को नोटिस कर लिया तो मेरा यहाँ पे बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। तभी वहाँ पे अटैक करते चौगे वाला बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे कोई तो है। ई फैन सोच रहा होता है कि लगता है मैं पकड़ा जा चुका हूँ। तभी वहाँ पे चौगे वाले बंदे की अटैक की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। चौगे वाला बंदा बोल रहा होता है क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्या? लगता है कि मैं ही बेकार में ना ओवर थिंकिंग कर रहा था। अपने आसपास में कुछ मीलों तक मैं किसी भी इंसान को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है कि मैं बेकार में इमेजिनेशन कर रहा था। फटाफट से यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि अगर किसी ने मुझे यहाँ पे देख लिया ना तो मेरे लिए आंसर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वापस आते हुए ईफन सोच रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात थी कि आज पूरे दिन में ना मैं अर्थ पे एक बार भी नहीं गया था, इसी वजह से मैं मरने से बच गया। वैसे अगर देखा जाए तो ये डीमंस डोंगलिंगी को मारना चाहते हैं और मुझे कैसे भी करके इन लोगों को एक काम करने से रोकना होगा। पर मैं क्या करूं? मैंने इन लोगों की बातें सुन ली है, लेकिन अपनी बातों को प्रूव करने के लिए मेरे पास में कोई एविडेंस ही नहीं है। अगर तो मैंने इन लोगों के बारे में रिपोर्ट कर दी तो मेरे एनिमी को पता चल जाएगा कि वो मैं ही था जिसने की सारी बातें सुनी है, और फिर इन लोगों का टारगेट ना मेरे ऊपर आ जाएगा। ऊपर से इस बात के ऊपर कोई बिलीव नहीं करने वाला कि मेरे से एक बंदे ने दो डीमंस की बात सुन ली है और इतने बड़े प्लान के बारे में मेरे को सब कुछ पता है। इस मैटर को ना मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। ये लोग यहाँ पे मेडिसिन गार्डन के बारे में बात कर रहे थे। लगता है इस पूरी प्रॉब्लम को मेरे को अकेले सॉल्व करना होगा। आगे हमें 3 दिन बाद मेडिसिन गार्डन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे बंदे आ रखे होते हैं। जिंग्यू बोल रही होती है कि यहाँ पे इतने सारे बंदे ट्रायल के आ रखे हैं क्या? मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी है। अगर इन ट्रायल्स के अंदर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो हो सकता है कि उस बंदे को प्रमोट करते हुए इंटरसेप्टर बना दिया जाए। इसी वजह से इस कंपटीशन के अंदर सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं ताकि मार्शल वर्ल्ड के अंदर ना वो अपना नाम बना सके। तभी साइड से वहाँ पे कोई आते हुए बोल रहा होता है कि मेरे सामने से हट जाओ। साइड में खड़े बंदे बोल रहे होते हैं तो जू चेनफेंग है ना। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे सिर्फ जू चेनफेंग ही नहीं, हुआन जेंग और यांग जियांडोई भी है। आखिर इतने सारे एलिट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ईफन बोल रहा होता है जिन्यू आखिर ये लोग कौन है? जिन्यू बोल रही होती है कि तुम ऐसा कह सकते हो कि हमारे आउटर सेट के ये पांचों ही ना सबसे टॉप डिसाइपल्स हैं, और इन सभी लोगों की ना इनर सेक्ट में एंट्री पक्की है। जैसे ये लोग डिवाइन इन लोगों को ब्रेक थ्रू कर लेंगे ना, उसके बाद में इनकोटेड वाले इन लोगों को हाथों हाथ ले लेंगे। इसी वजह से यहाँ पे ना सभी लोग काफी शॉक हो रहे हैं कि आखिर नॉर्मल बच्चों के बीच में ये लोग क्यों आए हैं। ई फैन सोच रहा होता है कि चक्रवर्ती आजा बोल रहा था कि अगर हमने यहाँ पे कुछ एलिट डिसाइपल को मरवा दिया तो इसे सभी लोग लिंगी को ब्लेम करेंगे। लगता है कि जिनको मरवाने की बात कर था वो और कोई नहीं बल्कि यही लोग थे। ई फैन बोल रहा होता है वैसे जिनियो क्या तुम्हें डीमन सेक्ट के बारे में कुछ पता है क्या? तुम्हें जो भी कुछ पता है ना प्लीज मेरे को बता दो, क्योंकि मुझे ना उन लोगों के बारे में जानना था। जिनियो बोल रही होते ये तो काफी अजीब है, आखिर डीमन सेट के अंदर तुम्हें इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? देखो जो डीमंस है ना वो भी ह्यूमंस के बराबरी के ही पुराने हैं, और इन लोगों की कभी भी ह्यूमन से नहीं बनी। एंशिएंट टाइम से ह्यूमंस और डीमंस की फाइट चलती हुई आ रही है। डीमंस का जो रियलम होता है वो हमारे ऐसा नहीं होता, अपने अपने कॉम्बैट लेवल के हिसाब से वो डिवाइडेड होते हैं। जो सबसे ज्यादा पावरफुल डीमंस होते हैं ना उन्हें कहते हैं डीमन गॉड, उसके नीचे वालों को डीमन एम्परर कहते हैं, उनके नीचे वाले होते हैं डीमन लॉर्ड, और उसके नीचे होता है डीमन किंग। डीमन किंग से नीचे होते हैं डीमन कमांडर्स, और डीमन कमांडर के अंडर में होता है डीमंस की पूरी एक आर्मी जिन्हें सोल्जर्स कहते हैं। जो एक डीमन गॉड होता है वो पूरे डीमन क्लैन का सुप्रीम लीडर होता है, और फिलहाल के टाइम में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही डीमन गॉड प्रेजेंट है। कहते हैं कि जो डीमन गॉड का मैजिक है ना ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर उसने अपने मैजिक का यूज करते हुए किसी के ऊपर अटैक कर दिया तो वो बच नहीं सकता। और आज तक ऐसा कोई नहीं डीमन गॉड को ना रियलिटी में देखा होगा। डीमन गॉड के अंदर में 7 मेजर डीमन सेक्ट है, और 7 में सबसे पहले का नाम है इटर्नल नाइट डीमन सेक्ट, दूसरे का नाम है सन एंड मून डीमन सेक्ट, तीसरे का नाम है एवरलास्टिंग हेट डीमन सेक्ट, चौथे का नाम है शूरा डीमन सेक्ट, पांचवे का नाम है रेड डिजायर डीमन सेक्ट, वहीं छठे का नाम है व्हाइट बोन डीमन सेक्ट, और आखिरी और सबसे पावरफुल 7वां शैडो डीमन सेक्ट। जिंग्यू बोल रही होती है कि जितने भी डीमन सेक्ट है ना ये काफी ज्यादा पावरफुल है। ह्यूमंस को मारने के लिए इन लोगों के अंदर ना एक अलग ही तड़प है। ईफन सोच रहा होता है कि लगता है ये मैटर संभालना ना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी वहाँ पे डोंगलिंगी आते हुए बोल रही होती है सभी लोग चुप हो जाओ, स्पेशल मेडिसिन हब में जो ट्रायल थे ये स्टार्ट होने वाले हैं, और इस साल के ट्रायल्स की इंचार्ज मैं हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बताए हुए सारे रूल्स को आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे।
सारे बंदे बोल रहे होते हैं अच्छा तो ये है सिया सिस्टर डोंगलिंगी, सच में ये देखने में ना काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि लाइफ में पहली बार मैं इतना कमाल का इंसान देखा है। लिंगी बोल रही होती है कि सबसे पहला रूल ये है कि आप लोग यहाँ पे फाइट कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे को मारना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और हाँ, आप लोग अपने रियलम गेम्स को अच्छे से देख के चलना है। एक प्रोफाउंड रियलम का बंदा मेरे किसी रियलम के बंदे पे अटैक नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये है कि ये ट्रायल्स ना 7 दिन तक चलेंगे और ट्रायल खत्म होने के बाद में आपको यहाँ से बाहर आना ही होगा। तीसरा रूल ये है कि रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद में आप सभी लोग को यहाँ पे स्पेशल बैग मिलने वाला है, जिसमें मिले हुए सारे के सारे हर्ब्स आप उसी में रखोगे, तभी जाके उन हर्ब्स को ना काउंट किया जाएगा। अगर इन तीनों रूल्स को किसी ने वायलेट किया तो पनिश किया जाएगा। ठीक है, फिर आप सभी लोग मेडिसिन गार्डन के अंदर एंटर कर सकते हो। तभी सारे बंदे दौड़ते हुए अंदर एंटर कर गए होते हैं। ईफैन बोल रहा होता है कि हम लोग को भी ना अब चलना चाहिए। एंटर करते हुए ईफैन बोल रहा होता है कि यहाँ की स्पेशल एनर्जी सच में काफी डेंस है। मेडिसिन गार्डन के बारे में ना मैंने पहले बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन इस जगह को मैं पहली बार देख रहा हूँ। वैसे मैं और लू वेई साथ में एंटर किए थे, पर अभी जो लू वेई है वो मेरे साथ में नहीं है। लगता है कि ये पोर्टल ना हम लोग को अलग अलग जगह पे छोड़ रहा है। जिंग्यू ने बताया था कि मेडिसिन गार्डन को इस होलैंड के एंसेस्टर्स ने बनाया था और ये जगह ना कुछ 100 मील में फैला हुआ होगा। मेडिसिन गार्डन के आप जितना अंदर जाओगे आपको उतने कमाल के हर्ब्स मिलेंगे। हालांकि ये बात भी सच है कि अंदर की तरफ बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स ही मिलेंगे और अंदर जाना ना काफी खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन जितना बड़ा रिस्क उतना ही बड़ा प्रॉफिट। तभी ईफन बोलता है कि झाड़ियों के अंदर ना कुछ तो हिल रहा है, चलो चल के चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या है। तभी झाड़ियों के अंदर से स्नेक्स बाहर निकलते हुए ईफन के ऊपर अटैक कर देते हैं। अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए ईफन बोल रहा होता है कि इन कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। फिर एक कट के साथ ही ईफन वहाँ पे तीनों स्नेक्स को मार डालता है। ईफन सोच रहा होता है कि ये एक रॉक पाइथन था, जो कि नॉर्मली एक 4th लेवल का मॉन्स्टर होता है। अगर इतना पावरफुल मॉन्स्टर किसी नॉर्मल बंदे के सामने आया होता तो पक्का से मारा गया होता, लेकिन इस बेचारे का दिन सच में आज काफी तक खराब था, जो कि इसकी मुलाकात मेरे से हो गई। चक्रवर्ती राजा ने बोला था कि इस गार्डन के अंदर वो अपने बीस्ट को छोड़ेगा, पर मुझे नहीं पता ना कि उसका बीस्ट कहाँ पर है। लगता है कि उस बीस्ट को ढूंढने के लिए ना मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी वहाँ पे ईफैन को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। हम देखते हैं लड़की को गार्डन वांगशा ने घेर रखा होता है। वो लड़की बोल रही होती है कि मेरे पास आने का ट्राई मत करना, मेरे पास में यहाँ पे जितनी भी स्पेशल ग्रास थी तुमने ऑलरेडी चुरा ली है। तुम लोग को पता है तुम एनिमल से भी बुरे हो, अगर तुमने मेरे साथ में कुछ भी किया ना तो मैं एल्डर्स को बोल दूंगी, जिससे कि तुम लोग को यहाँ पे बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट मिलेगी, तो इसी वजह से मेरे पास मत आना। गाव्यांग बोल रहा होता है अच्छा हम एल्डर्स पनिश करेंगे, क्या तुम पनिशमेंट हॉल के एल्डर को जानती हो क्या? तुम्हें पता है वो मेरे अंकल है, आउटर सेट के अंदर ना मुझे कोई टच नहीं कर सकता, और वैसे भी तुम्हारे पास में कौन सा कोई एविडेंस बचेगा। रोते हुए लड़की बोल रही होती है प्लीज मुझसे दूर रहो। वांगशेंग बोल रहा होता है ब्रदर गाओ टाइम वेस्ट मत करो, आपको यहाँ पे जो भी कुछ करना है ना फटाफट से करो, हमें आगे भी चलना है, और वैसे भी इसके चिल्लाने की वजह से बाकी लोग यहाँ पे आ जाएंगे। ब्रदर गाओ बोल रहा होता है ब्रदर वांगशेंग जल्दी क्या बात है, वैसे भी हम दोनों ब्रदर्स हैं, हम इस लड़की को शेयर कर सकते हैं। वांगशेन बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है क्या, आपकी काइंडनेस के लिए शुक्रिया। वांगशेन सोच रहा होता है कि मैं एक प्रिंस हूँ और मैं कभी भी इस बंदे के साथ मेरा लड़की शेयर नहीं करता, पर जैसे मैं माउंटेन पे आया हूँ मेरे पास कोई लड़कियां नहीं है, तो इसी वजह से भाई शेयरिंग क्यों ना करना पड़े, मैं काम चला लूंगा। तभी वहाँ पे उड़ते हुए उन दोनों की तरफ पत्थर आता है, जो कि दोनों को ही लगते हुए नीचे गिर जाता है। चिढ़ते हुए वांगशेंग बोल रहा होता है कौन है कमीना जिसे मैं पत्थर मारा, फटाफट से बाहर आओ। गाव्यांग बोल रहा होता है ये जो भी है ना इसे मैं नहीं छोड़ने वाला। तभी वहाँ पे ईफन आते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है मैं बीस्ट को मार रहा था, और लगता है कि मेरा पत्थर ना बिल्कुल सही बीस्ट को जाके लगा है। शौक होते हुए गाव्यांग और वांगशेंग बोल रहे होते हैं भाई ईफन तुम यहाँ पे। रेड हेयर वाली लड़की बोल रही होती है ब्रदर प्लीज मेरे को बचा लीजिए, आपको पता है ये लोग ना ऑलरेडी मेरे पास से चोरी कर चुके हैं, और अभी दोनों यहाँ पे खड़े होके ना मेरी बॉडी को शेयर करने की बातें कर रहे थे। गाव्यांग बोल रहा होता है कमीने कहीं के तो फिर से मेरे सामने आ गया, एक बार तो मैंने तेरे को माफ कर दिया था, लेकिन तूने अब यहाँ पे आके ना बहुत बड़ी गलती करी है, मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। ईफैन बोल रहा होता है कि तू एक बहुत बड़ा लूजर है, तुझे पता तुझे दिन मारने के बाद में ना मेरा मन नहीं भरा था, आज तुझे फिर से मारने के बाद में मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील होगा। देखो गाव्यांग हम दोनों सेम सेक्स से हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे काफी कमाल का ऑफर दे रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, वरना मुझसे मार खाने के बाद में यहाँ पे 7 दिन रुकना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। गाव्यांग बोल रहा होता है ईफैन मजाक करने में तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पहले वाला गाव्यांग हूँ जो कि इतनी इजीली तुमसे मार खा जाएगा। तुमसे मिली उस हार के बाद में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और उसके बाद से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं।
मेरी जो कल्टीवेशन थी ना वो एनलाइटमेंट के पीक पे पहुंच चुकी है और वक्त आ चुका है कि मैं उस दिन का बदला ले लूं। ये बोलते हुए ईफन की तरफ काफी खतरनाक पंच मार देता है। तभी उसके पंच को रोकते हुए ईफन बोल रहा होता है, अच्छा इतना कल्टीवेट करने के बावजूद भी तुम यही कर पा रहे हो। देखो मैंने यहाँ पे अपनी एक उंगली का यूज करते हुए तुम्हारे इतने खतरनाक पंच को रोक दिया। अगर तुम्हारे पास में इससे कुछ बेटर नहीं है ना तो तुम बहुत गंदी मार खाने वाले हो। गावियांग सोच रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैंने अपनी पूरी फोर्स का यूज करते हुए पंच मारा था, लेकिन सिर्फ अपनी एक उंगली यूज करते हुए इसने मेरे अटैक को रोक लिया। पहले के मुकाबले ये बंदा ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इससे यहाँ पे भिड़ के मैंने फिर से गलती कर दी है। ईफन बोल रहा होता है कि मैं लास्ट टाइम ना तुम्हें वार्निंग दी थी, मैंने कहा था कि फिर से कभी ना वीक लोगों को बुली मत करना, लेकिन लगता है कि तुम ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। आज मैं तुम्हें यहाँ पे मार के हमारे एशियन कॉन्टिनेंट के बोझ को खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं ईफन के पंच की वजह से गावियांग उड़ते हुए दूसरा गिरता है। ईफन बोल रहा होता है कि तुम जैसे कचरे को मारने की वजह से मेरे हाथ गंदे हो गए और अब तुम में से एक बाकी ही है। वांगशेंग बोल रहा होता है, ईफन आखिर तुम पे क्या करने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे पास से मत आना, क्योंकि जो मेरी बहन थी ना वांग मैंग वो एक डिसाइपल बन चुकी है और तुम्हें पक्का से पता होगा कि डिसाइपल क्या क्या कर सकते हैं। फ्यूचर में जब मेरी बहन है वो इस होलैंड की हेड बनेगी और अगर तुमने यहाँ पे मेरे खिलाफ में कुछ भी किया तो तुम्हें मरवाने से पहले भी नहीं सोचेगी। तभी वहाँ पे वांगशेंग घुटना मारते हुए ईफन बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या मैं डर जाऊंगा? तुम्हारी ये धमकियां ना बिल्कुल खोखली है। जिस बंदे के पास में रियल पावर होती है वो अपने दम पे कुछ भी करता है, ना कि अपने फैमिली मेंबर्स का नाम यूज करते हुए दूसरे लोगों को डराता है। खून खाते हुए प्रिंस सोच रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसके सिर्फ एक अटैक के अंदर मैं अपने घुटनों पे आ चुका हूँ। आखिर जिसकी पावर है वो इतनी स्पीड से कैसे बढ़ रही है? ईफन बोल रहा होता है कि क्या जो डिसाइपल होते हैं ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं क्या? वांगशेंग बोल रहा होता है, तुम्हें क्या कर रहे हो, मेरे करीब मत आओ, मुझे यहाँ पे ऑलरेडी काफी दर्द हो रहा है। तभी फिर उसे किक मारते हुए बोल रहा होता है कि फिर से ना मेरे सामने मत आना। तभी जो वांगशेंग होता है वो जाके पानी के अंदर गिर जाता है। ईफन बोल रहा होता है कि जितने भी लोग मेरे को धमकी देते हैं ना उन लोगों के सामने आते ही ना मैं अपने गुस्से कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर वो प्रिंस के स्पेशल बैग उठाते हुए बोल रहा होता है कि सच में इसके पास में काफी सारी चीजें हैं, इन दोनों को ही मारने की वजह से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। रेड वाली लड़की बोल रही होती है, बता ईफन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज आप यहाँ पे नहीं आए होते ना तो ये दोनों कमीने मेरे को नहीं छोड़ते। ईफन बोल रहा होता है कि मैंने कुछ खास नहीं किया है, वैसे क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? मेरे पास में एक एलेक्सीर है, इसका यूज करते तुम अपने घाव को ना हील कर सकती हो। रेड वाली लड़की बोल रही होती है, सच में क्या आप ये चीज मेरे को दे रहे हो क्या? आपको पता है ये बहुत ही रेयर हर्ब आइस कोल्ड ग्रास है जो कि नॉर्मली ऑक्शंस के अंदर ना काफी ज्यादा महंगी बिकती है। सीने बता क्या आप श्योर हो कि आप ही मेरे को दे रहे हो? साइड में देखते हुए ईफन बोल रहा होता है, सिस्टर तुम्हारे जो बॉडी के ऊपर कपड़ा था वो नीचे गिर चुका है, फटाफट इसको संभाल लो वरना मेरे को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अपने कपड़ों को ठीक करते हुए रेडी वाली लड़की बोल रही होती है कि माफ करिएगा, उन कमीनों की वजह से ना मेरे तो कपड़े खराब हो गए थे। वैसे मैंने देखा है ना कि आप काफी ज्यादा पावरफुल हो और आप मेडिसिन गार्डन के अंदर काफी आगे तक जा भी सकते हो। अगर आपको हाई ग्रेड की स्पीड हब चाहिए ना तो आप इस रिवर को फॉलो करो, ये आपको हमारे मेडिसिन गार्डन के काफी अंदर लेके जाएगी और जितना अंदर आप जाओगे ना आपको उतने ही कमाल के हर्ब्स भी मिलेंगे। एक बार अगर आपने फॉरबिडन रिवर को क्रॉस कर लिया उसके बाद में आपके सामने ना एक लेवल 7 का डिमोनिक बीस्ट आएगा जिसे कि मारने के बाद में हमें बहुत ही कमाल के हर्ब्स मिल सकते हैं। ईफन सोच रहा होता है क्या फॉरबिडन रिवर और एक लेवल 7 का डिमोनिक बीस्ट मेडिसिन गार्डन के अंदर इतना पावरफुल बीस्ट नहीं होना चाहिए था। लगता है कि फॉरबिडन रिवर ही वो जगह है जहाँ पे उन डीमंस ने ना नॉर्मल बच्चों के लिए ट्रैप सेट किया है। सीन चेंज होता है, हमें फॉरबिडन रिवर का सीन दिखाया जाता है। एक हब को देखते हुए एक लड़का बोल रहा होता है कि ब्रदर वहाँ देखिए, उस हब का नाम ना ग्रीन मिंग हब है, अगर वो हमें मिल गया तो कंपटीशन में हमारी रैंकिंग काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन बेकार बात है कि इसके पास में ना एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट खड़ा है और देख के लग रहा है कि ये बीस्ट ना इस हब को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारे लिए इसे पाना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ऊपर से ऑलरेडी हमारे आसपास में और ही बहुत सारे बंदे खड़े हैं, सच में इस हब के लिए कंपटीशन बहुत बड़ा होगा। साइड में हम देखते हैं लू वेई को जो कि पेड़ के पीछे छुपते हुए मिंग हब को देख रहा होता है। लू वेई बोल रहा होता है, झैंगटी हम लोग क्या करना चाहिए? वहाँ पे जो लायन एप खड़ा है ना वो कम से कम एक 6th रैंक का डिमोनिक बीस्ट है, अगर तो हमने यहाँ पे जल्दबाजी करी तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। झैंगटी बोल रहा होता है, तुम सही कह रहे हो, हम लोग को वेट करना होगा, धीरे धीरे करके ना यहाँ पे काफी सारे हाई रैंक डिसाइपल आ रहे हैं और इन सभी के सामने हमारी स्ट्रेंथ ना बिल्कुल भी काफी नहीं है। मान लो अपनी लाइफ को रिस्क करते हुए हमने वो हब ले भी लिया तो वापस आने के बाद में कोई ना कोई तो हमसे हब छीन ही लेगा। लू वेई बोल रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो, हमारा आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं होने वाला।
जल्दी हायरिंग डिसाइपल ना एक्शन लेंगे ही। यहाँ पे हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, बस यहाँ पे खड़े खड़े ना बैटल देख सकते हैं। तब यहाँ पे उनके पीछे कोई आते हुए बोल रहा होता है, लू वेई तुम तो काफी स्मार्ट हो। घबराते हुए लू वेई बोलता है, कौन है वहाँ पे? ईफेन बोलता है, घबरा क्यों रहे हो, ये मैं हूँ। झैंग टी बोल रहा होता है, ब्रदर आखिर आप कहाँ थे? मैंने ना आपको हर जगह ढूंढने का ट्राई कर लिया लेकिन आप कहीं नहीं मिल रहे थे। लू वेई बोल रहा होता है, हमारे एंटर करने के बाद में पहले दिन ही ना हम लोग आपस में मिल गए थे, लेकिन पता नहीं आप कहाँ थे। हमने कितना ट्राई किया लेकिन आप हमें नहीं मिल रहे थे। और आखिर आपके साथ में ये लड़की कौन है? ईफेन बोल रहा होता है कि मैं तुम लोग को इससे मिलाता हूँ, इसका नाम है जूचुन और ये भी हमारी क्लास में ही पढ़ती है और ये भी एक न्यूकमर है। जूचुन इन लोगों से मिलो, ये है मेरे दोस्त लू वेई, झैंग टी और जिनयू। जूचुन बोल रही होती कि आप सभी से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। जैसे ही मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट करके आई थी ना, कुछ बुरे लोग मुझे बुली कर रहे थे और तब पता ईफेन ने मुझे उन लोगों से बचाया था। लू वेई बोल रहा होता है, तो अच्छा ऐसी बात है, फिर आप हमारे साथ में ना काफी अच्छे से काम करोगे। झैंग टी बोलता है, क्लिफ के ऊपर देखो, जो जू चैनफेंग है ना वो अपनी टीम को लेके आ चुका है और ये सभी लोग ना इस लाइन एप के ऊपर अटैक करने वाले हैं। हम देखते हैं जू चैनफेंग को, जो कि अपने प्रोफाउंड इलम के फर्स्ट लेवल पे होता है। जू चैनफेंग आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, लाओ मैंग और हुआयर तुम लोग बाहर ही वेट करोगे, मैं जा रहा हूँ हब लेने के लिए। वही तुम इस एप के ऊपर पत्थर फेंको ताकि ये गुस्सा करते हुए ना तुम लोग के पीछे आए और तो तक उस हब को लेके हम लोग काफी ज्यादा इजीली निकल जाए। जू चैनफेंग की बातों को मानते हुए वो दोनों ही पत्थर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं लाओ मैंग एनाटमेटिलम के 8th लेवल पे होता है, वही जो हुआयर होती है वो एनाटमेटिलम के 7th लेवल पे होती है। पत्थरों के लगने की वजह से ईप काफी गुस्सा हो रहा होता है। चैनफेंग बोलता है, हुआंगबो और लियांग फेई तुम लोग भी अटैक करो। हम देखते हैं ये दोनों ही एनाटमेटिलम के 9th लेवल पे होते हैं। फिर वो सभी लोग चारों तरफ से एक साथ में ईप के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहाँ खड़े सारे बंदे बोल रहे होते हैं, देखो हमारे सीनियर्स की जो फॉर्मेशन है वो कितनी कमाल की है। सच में ये लोग प्रूव कर रहे हैं कि हमारे आउटर सेट के टॉप 5 डिसाइपल्स हैं। इन लोगों के सामने ना कोई नहीं टिक पाएगा। ये जो लायन एप है ना ये जल्दी मारा जाएगा। लेकिन तभी वो चिल्लाते हुए उन सभी को पीछे फेंक देता है। जू चैनफेंग बोल रहा होता है कि आखिर एक लायन एप इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अब इसका ये क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।